होता। मीनू का आखिरी पेपर था। आज वो बहुत खुश थी। पेपर के दौरान कुछ लड़के उसका नाम पूछ रहे थे, कुछ उसे पेपर भी करवा रहे थे। उसे लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो उसका नाम पूछ रहे थे। आज वो मोबाइल भी लेकर आए थे। मजे की बात इनके क्यों मोबाइल थे? शायद इनका इरादा लड़कियों की तस्वीरें बनाने का था। मीनू पर नजर रखे हुए थी। पेपर खत्म हुआ और वो दरवाजे पर अपने बाप का इंतजार करने लगी। किरण भी इसके साथ ही थी। इसकी दोस्त अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी कि एक लड़का उसकी तस्वीर बनाने लगा। ओ मिसरी! इससे पहले लड़का और उसकी तस्वीर बनाता, उसने लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। उसने मुड़कर मीनू की तरफ देखा। लड़के को बहुत मायूसी हुई कि वो इसकी तस्वीर नहीं बना पाया। काफी देर हो गई उसे इंतजार करते करते, लेकिन उसका बाप लेने नहीं आया था। वो चने खरीद कर खाने लगी। अभी वो खा रही थी कि उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी तस्वीरें बना रहा है। चने वाला प्याला अपने मुंह के आगे कर लिया कि इसके चने जमीन पर गिर गया। फिर वो स्कूल के प्रिंसिपल के पास गई। सर जी, तुम्हारे स्कूल के लड़के सारी तस्वीरें बनाते हैं, गुलाबी उर्दू में उसने प्रिंसिपल को शिकायत लगाई। वो उसके साथ दरवाजे तक आए। उन्होंने इन तीनों लड़कों को पकड़ा और अंदर ले गए। चलो फिर मुर्गे बनो। इन तीनों को मुर्गा बनाया और फिर अपने मोबाइल से इनकी तस्वीरें भी बनाई। देखना, अब तुम ये तस्वीरें नेट पर देखना तो कितनी अच्छी लगेगी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? लड़कियां यहाँ पर पेपर देने आती हैं और तुम परेशान करती हो। मुर्गा बने वो लड़के मीनू से माफी मांगने लगे। मीनू मुंह बनाती वहां से चली गई। प्रिंसिपल ने इस अलबेली सी लड़की को देखा था। कितनी अच्छी है कि लेकिन बहुत ही लावाबाली सी है और लग रहा है शरारती भी बहुत ही है। जब वो वापस आई तो किरण जा चुकी थी। अब वो अकेली रह गई थी। थोड़ी देर बाद चौधरी हशमत आया। आज वो उसे लेने साइकिल पर आया था। अब्बा, आज साइकिल लाए हो? तुम्हें पता है ना मुझे साइकिल पर बैठना नहीं आता। वो मुंह बनाकर बोली तो चौधरी हशमत हंसने लगे। बेटा, मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, इसीलिए उसे दुकान पर छोड़कर दुकान वाले की साइकिल मांग कर लाया हूँ। चल चल जल्दी बैठ, दुकान से आगे हम अपनी मोटरसाइकिल पर चलेंगे। वो मुंह सिकोड़ते साइकिल पर बैठ गई। उसने बड़ी सी चादर की हुई थी। सारा रास्ता वो कुछ न कुछ बोलती रही और चौधरी हशमत इसकी बातों से लुफ्त अंदोज होते रहे। उन्होंने आधा रास्ता ही पार किया था जब उसे महसूस हुआ कि उसके दुपट्टे में खिंचाव पैदा हो रहा है। उसने देखा तो आधी चादर साइकिल की चेन में फंस चुकी थी। उसने चौधरी हशमत को आवाज लगाई, अब्बा रुक जा, मेरी चादर साइकिल में फंस गई है। चौधरी हशमत ने साइकिल रोकी, अपने कंधे से साफा उतार कर उसे दिया, जिससे उसने सर पर लिया और वो इसकी चादर निकालने लगे। तुझे किसने कहा था इतनी बड़ी चादर किया कर? आराम से दुपट्टा भी तो कर सकती हो ना। उन्हें अपनी बेटी की फिक्र होने लगी थी। अगर वो गिर जाती तो पक्का उसकी कमर पे या सर पर चोट लग सकती। वो पक्का उसकी माँ की चादर थी। अब्बा, मेरे स्कूल का दुपट्टा ना खराब हो गया था, इसीलिए चादर की थी। खैर, वो दोनों रवाना हो गए। दुकान पर पहुंचकर उन्होंने साइकिल वापस दी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर को निकल गए। आज मीनू के पेपर खत्म हो चुके थे और नसीम बेगम ने सोच लिया था कि रिजल्ट आने तक उसे सिलाई सीखने के लिए मशीन पर बिठा देगी। उनकी हमसाई बहुत अच्छे कपड़े सीती थी। नसीम बेगम ने उससे बात कर ली थी। वो घर पहुंचे। आज चौधरी हशमत ने उसे खुद ही से जलेबियां लेकर दी थी। आ गई है तो चल जल्दी से कपड़े बदल और खाना खा ले। मैं आज बात करके आई हूँ समीना से, कल तुझे मशीन पर बिठा आऊंगी। घर पहुंचते ही नसीम बेगम ने अनीदा दे दिया था। उसे तो मशीन से सख्त नफरत थी। अब्बा, तू क्यों चाहती है कि मैं कपड़े सीने सीखूं? मशीन की डंडी घुमा घुमा कर मुझे खुद चक्कर आने लगते हैं। उसकी नसीम बेगम को टालने की हजार बहाने बनाए, लेकिन नसीम बेगम भी उसकी माँ थी। इसकी एक बात नहीं मानी। चल छोड़, कल की कल देखी जाएगी। अभी रोटी खा और सुकून से सो जा। नसीम बेगम जानती थी कि इस वक्त वो टाल मटोल जरूर करेगी, लेकिन सुबह उसे अच्छे से मना ही लेगी। अनम का आज टेस्ट था, इसलिए मुलाजिम को काम पर भेजकर वो टेस्ट देने चली गई। मैडम शाइस्ता ने उसे जल्दी से टेस्ट दिया था
ताकि वो अपना काम करके घर वापस जा सके। टेस्ट देकर वो सीधा खेतों की तरफ गई। उसकी तबीयत खराब थी, मुलाजिम भी वहां से जा चुका था। वो चलते हुए डेरे पर गई। उसने दातरी उठाई जिससे जानवरों के लिए चारा काटना था। अभी उसने दातरी उठाई ही थी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे खींचने लगा। हड़बड़ाहट में वो देख नहीं पाई कि कौन था। वो उसे खींचता हुआ डेरे के कमरे में ले गया। उसने उसने अनम को अंदर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर लिया। कौन हो तुम? अनम ने मुड़कर देखा तो वो शफीक था। तुम और यहाँ? उसे हैरानी हुई थी। वो तो फरार हो गया था, फिर वहां कैसे पहुंचा? तू आजकल बहुत हवा में उड़ने लगी है मेरी बीवी होकर। अनम के कदम मंजदद हुए। मेरा ख्याल नहीं है तुझे। उसे अनम की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए तो अनम पीछे हटने लगी। भूल जाना कि मैं अब पहले वाली कमजोर लड़की हूँ। अब मैं बहुत मजबूत हो चुकी हूँ और मैं जानती हूँ मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुमने किया है। उसे देख कर घराते हुए बोली, हाँ हाँ, अच्छा फिर तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी भी वही हालत होने वाली है। उसकी नजर गलीज नजरों से देखते हुए गलीज मुस्कुराहट उछाली। वो इसके नजदीक होता जा रहा था। अनम ने अपना दातरी वाला हाथ पीछे कर लिया। उसके आगे बढ़कर अनम को अपनी गिरफ्त में लिया। वो अपने हाथ को छुड़वाने की लिए मजामत करने लगी जबकि दातरी वाला हाथ अभी पीछे किया हुआ था। चल रानी, आज तू मेरी हो जा। शफीक उस पर झुका ही था कि अनम ने दातरी वाला हाथ आगे करके नोक उसकी आंख में मारी। उसकी आंख बुरी तरह जख्मी हो गई थी। तकलीफ की शिद्दत से वो चिल्ला रहा था। अनम ने भागकर दरवाजा खोला। वो अकेली इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कोई मदद करो मेरी, बचाओ। शोर की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए। क्या हुआ अनम, पुत्र चला क्यों रही है? चौधरी हशमत उससे पूछने लगा। वो चाचा, वो मेरी माँ का कातिल अब मुझे मारना चाहता है, वो अंदर है। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। चौधरी हशमत के साथ कुछ लोग अंदर गए तो शफीक अपनी आंख पर हाथ रखे दर्द से बुलबुला रहा था। गांव वालों ने उसे मारना चाहा लेकिन चौधरी हशमत ने उसे मना कर दिया। उन्होंने पुलिस को कॉल की। इस बार शफीक को खुद पुलिस तलाश कर रही थी सकीना के कत्ल के जुर्म में। वो शफीक को पकड़ कर ले गए। चौधरी हशमत ने अरब को शाबाशी दी उसकी अक्ल बंदी की वजह से। आज वो खुद को बचा पाई थी। उन्होंने वादा किया वो शफीक को सजा जरूर दिलाएंगे। मुलाजिम को चारा काटने का बोलकर खुद घर चली गई। वो अंदर से बहुत डरी हुई थी। आज कुछ भी हो सकता था उसके साथ। शायद उसकी माँ की दुआएं थी जो वो बच गई। घर आई तो उसकी बहनें रो रही थी। क्या हुआ? वो उनके साथ बैठ गई। उसकी छोटी बहन रोते हुए उसकी गोद में बैठ गई। आप ही वो चौधरी के बेटे ने हमें तंग किया और बाल भी खींचे। वो उसके अपने बाल दिखाए। इसकी पोरियां खुल चुकी थी। बात सुनो। वो सारी करीब आई। देखो, जब तक डरोगी लोग डराएंगे, इसलिए जब अगली बार वो तंग करे तो खूब पिटाई करना। अनम अब अपनी बहनों को वो सबक सिखा रही थी जो वो जमाने से सीख चुकी थी। हाँ, अब हम उसे मारेंगे। उन्होंने हामी भरी। अच्छा, अब कपड़े बदलो, मैं रोटियां बनाती हूँ। अनम ने कपड़े बदल कर आटा गूंदने लगी। इसकी बहनें उसकी मदद करने लगी। कोई सब्जी काट रही थी, कोई आग जला रही थी। हलीमा बेगम जुबैर के साथ बैठी थी। उसकी नजर कमजोर थी। खाना बनाते हुए चीजों का पता नहीं चलता था, इसलिए अनम ने घर का काम संभाल लिया था। काफी दिनों से वो अच्छे से नहीं सोई थी। शायद वो ऐसी कई रातें ना सो पाती। उसके कंधों पर जिम्मेदारियां थी। इस वक्त उसे शायद शदीद ख्वाहिश हुई काश उसका कोई अफसोस हो। मानो अभी तक बेहोश थी। वो आदमी उसे कंधे पर उठाए कम्बो बाई के कोठे पर पहुंचाए थे। उन्हें मानो को तख्त पर डाला। ले कम्बो बाई, इस बार तो हीरा ढूंढ कर लाया हूँ। उसने मानो की तरफ इशारा किया। कम्बो बाई ने जांचती नजरों से मानो को देखा। बिल्कुल, इस बार तो ढूंढ कर हीरा लाया है। इस नदी कली के तुझे 10 लाख देती हूँ, तू क्या याद रखेगा? कम्बो बाई ने पोटली से 5-5 हजार के नोट निकाल कर उसके हवाले किए। इतने सारे नोट देखकर उसकी राल टपकने लगी। उसने जल्दी से नोट थामे। शुक्रिया, चलता हूँ, फिर हाजिर होऊंगा नया कुछ लेकर। पान उठाता वहां से निकल गया। हीरा है सचमुच। शनो, ओ शनो, एक लड़की भाग कर आई। उसे ले जा, और हाँ, इस जरा भी खरोश नहीं आनी चाहिए, बहुत कीमती है। शनो ने अफसोस से इस बच्ची को देखा। उसकी भी इतनी उम्र की ही बेची थी जब वो आई थी। अब तो जाने कितनी बड़ी होगी।
शन्नू ने उसे उठाया और अंदर ले गई। आज फिर से इस गलाजत में एक लड़की शामिल हो गई थी। कमाल ने रात भर दुआ करते गुजारी, इस बार कोई मुआवजा नहीं हुआ। मुआवजे भी तब होते हैं जब खालिक की मखलूक इस बंदे से राजी हो। कमाल का पीछा तो बहुत लोगों की बददुआएं कर रही थी। वो उठा और सीधा अपने अड्डे पर गया। जुल्फी जख्मी हो गया था लेकिन पुलिस से बच गया। उसने शेरू को मारो के मतलब बता दिया। बच्ची मिली? शेरू ने परेशानी से कमाल से पूछा। नहीं मिली, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली। पता नहीं कहाँ गई, कौन ले गया। लोग सच कहते हैं, बददुआएं पीछा नहीं छोड़ती। उस्ताद मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। आप लोगों से आज के बाद मेरा कोई लेना देना नहीं। वो वापस मुड़ा। देखा, मैंने कहा था वो लड़की उसे दूर कर देगी और वही हुआ। जुल्फी चिल्लाया तो कमाल रुका। उसकी नहीं, आपकी वजह से छोड़ रहा हूँ। ना आप वहाँ जाते, ना आग लगती, ना फारिग होती और ना उसका हाथ छूटता। वो दुबदू होकर बोला, आज के बाद आप मुझे भूल जाना और मैं आपको। वो चला गया। शेरू ने उसे नहीं रोका। वो लड़की एक आदमी को सीधे राह पर लगा कर गई थी। उसे खुदा उसे अपनी हिफाजत में रखना। बच्ची बहुत मासूम है। शेरू दुआ करते नमाज पढ़ने चला गया। वजाहत ने आज फिर अरब की बहनों को तंग किया, उसके बाल खींचे। चलो, छोटी ने नारा लगाया। तीनों ने मिलकर वजाहत की मुक्कों और चप्पलों से पिटाई की थी। मेरे बाल खोले थे, उसने वजाहत के बाल खींचे। छोड़ दो चुड़ैलो, उसे दर्द हो रहा था। दफा हो और वापस मत आना। वजाहत भाग गया। इन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आज उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया था। आज वो सच में मानो की बहनें लग रही थी। वो घर को जल्दी सारी कार्रवाई अनब को बताने के लिए। अनब ने एक बड़ी बहन का असली फर्ज निभाया था। वो मानो की जगह नहीं ले पाई मगर अपनी जगह उनके दिल में बना ली थी। बेशक मानो का अलग ही मकाम था। वजाहत की दुकान बनाने के बाद आमना, सानिया और इकरा घर आई थी। इनके कपड़े खराब हो गए थे। वजाहत ने भी इन्हें मारा था लेकिन आज उसकी अच्छी खासी धुलाई हुई थी। उम्मीद थी कि वो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से उसे दोबारा भूखी खानी पड़े। फरवरी को इनके पेपर खत्म हो गए थे। अब बच्चों को कुछ छुट्टियां हो गई थी। 20 मार्च को इनका रिजल्ट आ रहा था। तब तक घर पर ही रुका गया। 31 घर आई तो अनब ने इनकी हालत देखी। आज वो खेतों में नहीं गई थी। कल शफीक के हादसे से जो हादसा हुआ था, गांव वाले काम में इनकी मदद कर रहे थे और उसे बाहर निकलने से मना कर दिया था। चौधरी हशमत और चौधरी निसार इसके खेतों का काम देख जाते थे। बाकी काम मुलाजिम देख लेता था। जुबैर का इलाज भी साथ साथ चल रहा था। उसे यकीन था कि जुबैर जल्द ही ठीक हो जाएगा और अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगा। फिर इन बच्चियों को ऐसी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शफीक की एक आंख ज़ाया हो गई थी। चौधरी हशमत ने अपने तमाम दोस्तों से राब्ता किया जिसकी वजह से शफीक को उम्र कैद की सज़ा हो गई। अब उम्मीद थी कि जब तक वो जेल से निकलेगा का अगली दुनिया का सफर शुरू हो जाएगा। ये तुम तीनों को क्या हुआ है? अनब ने बारी बारी तीनों की वर्दियों को जांचते हुए कहा। तीनों ने एक दूसरे को देखकर आंख से इशारा करते हुए सर हिलाया। आज वजाहत ने हमें फिर तंग किया, इसलिए हमने आज वजाहत की अच्छी खासी पिटाई की। छोटी आपने ने अनब के नजदीक जाकर बताया। अच्छा किया बेटा, जितना सर झुका कर चलोगे लोग इतना ही सवार होंगे। अपना इतना छूट दो जितना लोग तुम्हें बर्दाश्त कर सके। उसके साथ जितना बुरा हो चुका था वो नहीं चाहती थी कि इनकी बहनों के साथ भी उस तरह का कोई बर्ताव हो। चलो ठीक है, तुम जाकर नहा लो, मैं तुम लोगों के कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, फिर रात का खाना लेना। अनम इनके कपड़े इस्त्री करने लगी। उन्होंने अपने बस्ते अंदर जाकर रख दिए, जूते साइड पर रखे। सानिया ने देखा कि सेहन से झाड़ू लगाने वाला था। वो झाड़ू लगाने लगी। इकरा को कूड़ा डालकर बाहर फेंकने चली गई जबकि आमना नहाने लगी। तीनों बहनें नहाकर कपड़े पहनकर बैठ गई। अनम ने इन तीनों के कपड़े धोकर तार पर डाल दिए। वो फारिग हुई तो तीनों बहनें सब्जी बना चुकी थी। आप ही मैं सालन बनाती हूँ, आप मुझे बताती जाना कैसे बनाना है। इकरा ने आज काम करने की ख्वाहिश जाहिर की थी जबकि सानिया भी अभी आटा गूंदने की जिद कर रही थी। वो अपनी बहन का हाथ बटाना चाहती थी। सारा दिन काम की वजह से वो थक जाती थी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। अनब इन्हें बताती गई और वो इसकी हिदायत के मुताबिक काम करती गई। सानिया ने पहली कोशिश में अच्छा आटा गूंदा था। इकरा भी सालन बना चुकी थी। अनब ने रोटियां बनाई और सबको दी। अरे वाह, आज तो सालन बहुत अच्छा बना है। हलीमा बेगम ने खाते ही
खाते ही तारीफ की। इकरा को बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, हमारी गुड़िया ने आज पहली दफा सालन बनाया है। अनम ने अपनी दादी को बताया। हलीमा बेगम ने अपने पल्लू से 10 रुपए निकालकर अनम को दिए, जिसे उसने खुशी खुशी कबूल किया। दादी, मैंने भी आटा गूंदा था, मुझे भी 10 रुपए दे दो, सानिया मुंह बनाते हुए बोली। तो हलीमा बेगम ने हंसते हुए उसे भी 10 रुपए दिए। दादी, मैं भी इनके पास बैठी हुई थी, मुझे 20 रुपए चाहिए। छोटी आमना ने भी जिद की। हलीमा बेगम के पास 50 रुपए थे। उन्होंने अनम की तरफ देखा। अनम मैं इन्हें देने का इशारा कर दिया। वो बड़ी थी और उसने अपनी बहनों की खुशी उसे ज्यादा अजीज थी। वो 50 रुपए आमना को दे दिए जो उसने ले जाकर अपने पैसों वाले गले में डाल दिए। चलो अब अपनी अपनी रजाइयों में घुस जाओ, सर्दी बहुत है। सर्दियों के दिन थे, इतने के छोटे काम करते करते पता ही नहीं चलता था दिन कहाँ चला गया। हलीमा बेगम की नज़र कमज़ोर थी। रात के वक्त इन्हें देखने में मुश्किल होती थी। आधी रात को इन्हें महसूस हुआ कि इनके पास कोई आकर लेट गया है। आमना बेटा, सर्दी लग रही है, आ जाओ मेरे पास लेट जाओ। उन्होंने आमना समझकर अपने साथ लगाया और थपकी देने लगी। थपकाते हुए इनका हाथ उसके कानों पर गया। इन्हें थोड़ा अचंभा हुआ। आमना, तुम्हारे कान इतने बड़े कैसे हो गए हैं? उसके कानों को छूते हुए अंदाजा लगाकर बोली। वो कुछ ज्यादा ही लंबे थे। मुंह पर हाथ फेरते इन्हें महसूस हुआ कि वो कोई और चीज थी। उसे जोर से हाथ मारा तो वो आमना का छोटा सा कुत्ता था, जो सर्दी से बचने के लिए शहर में पड़ी दादी की रजाई में घुस गया था। निकल, खाना खराब, सारी रजाई नापाक कर दी है। कुत्ते का बच्चा ना हो तो दादी रात के वक्त उसे डांटते हुए उठ खड़ी हुई। अल्लाह, मुझे तो नमाज पढ़नी होती है, इस कुत्ते ने तो मेरे कपड़े ही खराब कर दिए। बाकी सब सो रहे थे। अनम जो पढ़ रही थी बाहर आई तो दादी परेशान बैठी थी। क्या हुआ दादी? इनसे पूछने लगी। बेटा, मुझे पता नहीं चला और ये छोटा कुत्ता है मेरी रजाई में घुस गया। कपड़े नापाक हो गए और मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे कपड़े निकाल दे, मैं नहा लूं। दादी नहाने चली गई। अनम ने इन्हें कपड़े दिए, फिर इन्हें रजाई भी निकाल कर दी और उसे उठाकर साइड पर रखा। अब दादी को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। उसने आग जलाई और दादी के नज़दीक रख दी। इस उम्र में नमूनिया भी हो सकता था। जाओ बेटा, सो जाओ, खुदा भाग लगाए रखे, बहुत मेहनत करती है। हलीमा बेगम ने उसे दादी और वो सोने चली गई। खुद भी अल्लाह कर दी, सो गई। हमेशा की तरह आज भी वजहात सो रहा था और कलसूम बेगम उसके सर पर सवार थी, उसे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भेजने के लिए। उठ जा नाजर, तू क्यों सुबह सुबह मेरी ज़बान ख़राब करवाता है? खुद उठ कर नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाता? उसके कान से पकड़कर उसे उठाया। ज़्यादा हदीस के बारे में तो नहीं जानती थी, लेकिन एक हदीस अच्छे से याद थी कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे मार कर नमाज पढ़ाओ। इस हदीस को उसने पल्लू से बांध लिया था। अब जब भी वो नहीं उठता था, कलसूम बेगम का चप्पल उस पर बरसात की तरह पड़ता था। अम्मा, ना करो ना, कल जुबैर चाची की बेटियों ने बड़ा मारा है। सुबह सुबह ही वो अपनी माँ को बताने लगा। हाँ, तो तेरी करतूत ही ऐसी है ना कि तुझे मार ही पड़नी चाहिए। बेवकूफ़ इंसान एक तो बच्चियों को तंग करता है, ऊपर से कहता है कि उन्होंने तंग किया। कलसूम बेगम सीखती जा रही थी, अपनी गलतियों का अंदाजा हो रहा था। अगर वो शुरू से ही वजहात को काबू में कर लेती वो इस कदर ना बिगड़ता। उठ जाओ वरना आज चप्पल से नहीं डंडे से पिटाई करूंगी। उनकी धमकी काम आई। वजहात उठ खड़ा हुआ और नमाज पढ़ने चला गया। किरण भी नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत करने लग गई। कलसूम बेगम ने नमाज पढ़ी। अब वो झाड़ू फेरने लगी, फिर फारिग होकर नाश्ता बनाने लगी। वो नाश्ता बना रही थी जब किरण इनके पास आई। अम्मा, मुझे नाश्ता दे दो, मैडम शाइस्ता ने पैगाम भेजा है कि छुट्टी क्लास शुरू हो गई है और घर में बैठने की बजाय आकर अगली क्लास में पढ़े। कलसूम बेगम का इरादा उसे घर के कामों में लगाने का था, लेकिन अब चुनाचा मैडम ने पैगाम भेज दिया था, इसलिए उसने नाश्ता दिया। वो तैयार होकर स्कूल चली गई। उसके साथ रवैया सख्त था। उसे लगता था कि वो पराई है, इस पर सख्ती नहीं करेगी तो वो कुछ नहीं सीखेगी। अगले घर इनकी नाक कटवाएगी। अपनी नाक को बचाते बचाते वो अपनी बेटी से दूर होती जा रही थी। वजाहत मस्जिद से पढ़कर आया। हमेशा की तरह आज फिर उसने जिद की। उसे आलू वाला पराठा खाना था और हमेशा की तरह इसकी जिद पूरी करते हुए उसे पराठा बनाकर दिया, क्योंकि वो इनका सहारा बनने बुढ़ापे का सहारा था।
جو चौधरी निसार को आज कोई काम आ गया था, इसलिए जल्दी जल्दी नाश्ता करके वो निकल गए थे। एक तरफ पानी की बारी थी, दूसरी तरफ इन्हें मंडी का चक्कर भी लगाना था। मुलाजिम को काम पर लगाकर वो खुद मंडी की तरफ चले गए। आज कुछ नए गाहक आने थे, कपास का मौसम था, इनका कारोबार अच्छा खासा चल रहा था। उठ जा मीनू, नाश्ता कर ले, मैं तुझे हमसाई के घर छोड़कर आती हूँ। नसीम बेगम सुबह सुबह ही फिर वही बात लेकर बैठ गई। मीनू को लगा था कि वो अपनी बात भूल चुकी होंगी, लेकिन वो भी इनकी माँ थी, अपने नाम की एक। अम्मा मैं कहीं भी नहीं जा रही, उसने अपने मुंह पर रजाई की। नसीम बेगम ने रजाई खींची और उसका बाजू पकड़कर उसे उठाया। उठ जाओ, ये क्या तरीका है? नमाज पढ़कर फिर से सो गई हो? आज तुमने कुरान की तिलावत भी नहीं की, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह का जिक्र सुबह सुबह करना चाहिए। नसीम बेगम उसे डांट रही थी। चौधरी हशमत दूर बैठे हंस रहे थे। रोज इस माँ बेटी की नोक झोंक से लुत्फ अंदोज होते थे। इस बात का तो उन्हें अंदाजा हो गया था कि जहाँ पर दो औरतें हो जाए वहाँ पर खामोशी बिल्कुल नहीं होती। मीनू उठी और मुँह हाथ धोकर फारिग हुई। आ जाओ बेटा, मेरे साथ नाश्ता कर लो। चौधरी हशमत ने उसे अपनी तरफ बुलाया तो अपने बाप के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। अभी दो निवाले लिए थे कि किरण घर में दाखिल हुई। वो किरण से थोड़ी बहुत बात अब कर लेती थी। मीनू चलो स्कूल चलते हैं, मैडम शास्ता ने बुलाया है कि छठी क्लास शुरू हो गई है। उसकी बात मीनू को बहुत अच्छी लगी। उसे सिलाई सीखने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, इसीलिए नाश्ता वहीं छोड़ा और तैयार हो गई। अरे नाश्ता तो कर लेती। नसीम बेगम बोलते बोलते थक गई, लेकिन वो किरण को लेकर भाग गई। चौधरी हशमत हंसने लगे। आप बस हंसते ही रहिएगा, कभी उसको कुछ मत कहिएगा। इनकी तरफ मुड़ते हुए डांटने लगी। अच्छी बात है ना, वैसे भी सिलाई किसी भी उम्र सीखी सकती है, पढ़ाई ना हुई ना तो पीछे रह जाएगी। हमेशा की तरह वो नहीं समझी और मुंह में बुड़बुड़ाते हुए अपना काम करने लगी। मानो को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया। कमरे के बाहर बहुत ज्यादा शोर था। उसने खिड़की से देखा, कुछ गाने वाले बैठे थे। इनके आसपास बहुत सारी औरतें थी। ऐसी जगहों के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। कल वो बहुत ही ज्यादा खुश थी कमाल के साथ, लेकिन आज का दिन कैसा था? मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। वो रोने लगी और दरवाजा खुला और बाहर गई। कम्मू बाई सामने बैठी रक्स की महफिल से मसरूर हो रही थी। अरे आजा शहजादी, बैठ मेरे साथ, देख लड़कियां कैसा अच्छा नाच रही हैं। उन्होंने मानो को अपनी तरफ बुलाया। मानो को औरत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी। तुम कितनी गंदी हो, छोटी छोटी बच्चियों को नचा रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं होती है। बाबा ने कहा था कि अच्छी लड़कियां नहीं नाचती। जुबैर से दूर होने कई महीने हो गए, लेकिन उसकी हर बात उसे ज़ेर ज़ब्त थी। कम्मू बाई हंसने लगी। अभी नई थी, ऐसा इस माहौल की आती हो जाएगी। मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे कमाल के पास जाना है, वो मेरा शौहर है। कमर पर हाथ रखे थे। आज वो पहली वाली मानो बनकर खड़ी थी। भूल जाओ, यहाँ पर जो लड़की आती है ना, वो मरते दम तक यहाँ पर रहती है, और मरने के बाद भी हम उसे इस कोठे से बाहर नहीं जाने देते, यहीं पीछे दफन कर देते हैं। कामोबाई ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी तो माँ भी मुझे यहाँ से जाने देगी। मानो ने कैद में रहना नहीं सीखा, वो आज़ाद थी, आज़ाद है और रहेगी। उसने अपने साथ पड़ा गुलदान उठाया और कम्मोबाई के सर में जोर से मारा। कम्मोबाई का सर चकराने लगा, सर से खून निकलने लगा। वो बेहोश होकर गिर गई। वहां पर हलचल मच गई। कोई कहीं भाग रहा था तो कोई कहीं भाग रहा था। इसके आदमी कम्मोबाई को देखने लगे। शिन्नो ने मौका देखा, मानो को पकड़ा और पीछे वाले दरवाजे की तरफ ले आई। जा बेटी, मैं तो अपनी बेटी से नहीं मिल सकी, लेकिन तेरी जिंदगी बच गई तो मैं समझूंगी मेरी बेटी खुश हो गई। शन्नो ने उसे पीछे वाले दरवाजे से भगा दिया। पीछे मुड़कर देखा तो कम्मोबाई के आदमी खड़े थे। उसे खींचते हुए कमरे में ले गए। उसकी चीखों की आवाजें देर तक आती रहीं। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकले। अंदर वो बेजान पड़ी थी। एक जान बचाने के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। चल उसे ढूंढ, नहीं तो वो हमारी खैर नहीं है। उसे ढूंढने के लिए वो पीछे वाले दरवाजे से भाग गए थे। मानो से जितना जोर लगा सकता था इतनी जोर से भाग रही थी। भागते भागते वो सड़क नजर आई। वो इन सड़क रास्तों से बिल्कुल अनजान थी। सड़क पर सीधा भागने लगी। डर के पीछे भी
टीवी देख रही थी। इस बार भी उसने डर कर पीछे देखा और एक कार से जोर से टकराई। वो उछलकर दूर जाके गिरी थी। कम्मो बाई के आदमी ने दूर से ये मंजर देखा और वो वहां से भाग गए। वो आदमी जल्दी से अपनी गाड़ी से निकला। उसने इस जख्मी लड़की को देखा। वो बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी, सर पर भी बहुत ज्यादा चोट आ गई थी। उसका बचना मुमकिन नहीं लग रहा था, खून बहुत ज्यादा निकल गया था। इसने बच्ची को उठाया और जल्दी से अस्पताल की तरफ भागा। कमाल एक बार फिर से पुलिस स्टेशन गया। इस बार उसने डीएसपी से मिलकर दरखास्त की कि वो उसकी बीवी को ढूंढने में मदद करे। साथ ही उसने उस पुलिस वाले की शिकायत भी की जिसने उसकी मदद नहीं की। अगर वो हर वक्त इसकी मदद कर देता तो इसकी बीवी उसके साथ होती। डीएसपी ने अपनी मदद आपका यकीन दिलाया। उस पुलिस वाले को भी सजा देने का वादा किया। उसके मोबाइल में मानो की एक तस्वीर थी, उसने वो दिखाई। सर, ये मेरी बीवी है, मुझे यकीन है उसे कोई अगवा करके ले गया है और शायद उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी की। वो बहुत गिड़गिड़ा रहा था। डीएसपी ने कांस्टेबल से कहा। उन्होंने उसकी तस्वीर ले ली और मुख्तलिफ थानों में भेज दी। हम आपसे वादा करते हैं कि हम बच्ची को बहुत जल्द ढूंढेंगे। वो इनका शुक्रिया अदा करते हुए चला गया। जुल्फी और शेरू के साथ उसके बाद उसने कोई तलक नहीं रखा। शेरू 2-4 बार उसके घर मानो का पता करने आया था। महीना कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। इस बार रिजल्ट में मीनू पहले नंबर पर जबकि किरण दूसरे नंबर पर थी। वजाहत फेल हो गया था। उसने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। चौधरी निसार और कुलसूम बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। तंग आकर चौधरी निसार उसे खेतों के काम में लगा दिया। अनम पहली पोजीशन के साथ 8वीं क्लास में हो गई थी जबकि उसकी बहनें 3री, 4थी और 5वीं क्लास में हो गई थी। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था कि हलीमा बेगम की वफात हो गई। अनम अब बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। जुबैर की बहन 1-2 दिन आई थी लेकिन उसका खुद का बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए वो वापस चली गई। अनम के लिए अब काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एक तरफ बाहर का काम और दूसरी तरफ घर का काम। 1 महीना हो गया था लेकिन मानो को होश नहीं आया था। चौधरी मीसम रोज देखने हॉस्पिटल आता था। उसे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि जिसकी वो इतनी देखभाल कर रहे हैं वो इसकी अपनी बेटी है। नबीला ने रिश्कंदा को अच्छे से संभाल रखा था। वो उसे दीनी तालीम की तरफ ला रही थी। वो चाहती थी कि रिश्कंदा को इसकी गलतियों का एहसास हो। ऐसा हो भी रहा था लेकिन इसने अभी तक चौधरी मीसम की बेटी के बारे में नहीं बताया था। तुमने नमाज पढ़ ली और बताओ जो तफसीरी मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए कही थी, क्या तुमने वो पढ़ी है? नबीला कमरे में आई तो रश्कंदा सो रही थी। उसने आज भी सफ़ेद लिबास जेब तन कर रखा था। अब वो हर वक्त नमाज पढ़ती थी और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी। नबीला उसे साथ साथ तफरीज पढ़ाने का भी कहती थी ताकि उसे दीन की समझ आ जाए। नबीला के कहने पर चौधरी मीसम ने उससे निकाह कर लिया था। कहीं ना कहीं वो भी खुद को गुनहगार समझते थे। शायद इसी तरीके से इनके गुनाहों का तोड़ बहुत कफारा अदा हो जाता। मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी है। आजकल वो सूरत निसा की तफसीर पढ़ रही थी। ये ऐसी सूरत है जो औरतों के लिए हदायत का ज़रिया है। सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए ही हदायत का ज़रिया है। इसमें हर किस्म के सवाल का जवाब मौजूद है। उसने खुद को कमरे में कैद कर लिया था। नमाज पढ़कर वो तफसीर पढ़ने बैठ जाती थी। ना उसने कभी चौधरी मीसम को देखा, ना ही वो घर से बाहर निकली। ठीक है, मैं चाहती हूँ तुम जाकर मानो को दम कर दो। हो सकता है उस बार खुदा का करिश्मा हो जाए। अपना दुपट्टा ठीक करती नबीला ने उसे एक सलाह दी थी जिसे मारकर वो उठ खड़ी हुई। उसका मानो के कमरे में जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। इस कमरे में जाते हुए उसे खौफ महसूस हो रहा था। 9 साल पहले हुए हादसे ने इसकी जिंदगी ही बदल दी थी। आज वो 21 साल की हो चुकी थी लेकिन उसे खुद भी इल्म नहीं था। तब चौधरी मीसम ने बहुत डॉक्टरों को दिखाया था, सब ने जवाब दे दिया। वो बेहोश थी और पिछले 9 साल से उसे होश नहीं आया था। उसके सर में अंदरूनी चोट ज्यादा लगी थी जिसकी वजह से वो कोमे में चली गई। तब चौधरी मीसम उसे घर लाया था। उस वक्त वो उसके लिए बिल्कुल अनजान लड़की थी लेकिन रिश्कंदा उसे देखकर फूट फूट कर रो दी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी के साथ इतना बुरा भी हो सकता है। वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। तब वो छुपा नहीं पाई। चौधरी मीसम को फौरन बता दिया कि यही इसकी बेटी है। उसने 9 साल से डॉक्टर आकर उसका इलाज कर रहे थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसके सराहने जाकर बैठ गई और दम करने लगी। बेड पर पड़ा वजूद जो सूख कर कांटा हो चुका था मशीनों में
کھڑا ہوا تھا. اس کی صرف سانسیں چل رہی تھی لیکن ہوش بالکل بھی نہیں آیا تھا. آج بھی وہ اس کے سراہنے میں بیٹھ کر رو رہی تھی اور اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہی تھی، لیکن اسے معاف کرنے کے لیے وہ آج بھی نہیں اٹھی تھی. چودھری میسم کمرے میں آیا تو رشکندا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا. 9 سال میں پہلی بار اس سے روبرو ہوئی تھی. اس نے نہ رشکندا کو مخاطب کیا اور نہ ہی رشکندا نے اسے مخاطب کیا. وہ دوسری سائڈ پر آ کر اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ گیا. مبینہ بیٹا اٹھ جاؤ، 9 سال گزر گئے ہیں، کوئی اتنی لمبی نیند بھی سوتا ہے کیا؟ اس کے بال سفید ہو چکے تھے، ہاتھوں پر جھریاں پڑنے لگی تھی، لیکن وہ نہیں اٹھی. اس بار بھی وہ مایوس واپس لوٹ گیا. رشکندا تھوڑی دیر بیٹھی رہی، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی. شیرو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا تھا. اس کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو وہ اب 8 سال کی ہو گئی تھی. اس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا تھا. کمال کی باتیں اس کے دل پر اثر کر گئی تھی. اسی رات اس نے توبہ کی. خدا نے اس کی توبہ قبول کر لی. جب گھر گیا تو اسے علم ہوا کہ اس کی بیوی امید سے ہے. اس نے محنت مزدوری شروع کر دی. دیکھتے دیکھتے اس کا کاروبار بڑھتا گیا. اب وہ اچھا خاصا کما رہا تھا. اس کی بیٹی اسکول بھی جا رہی تھی. زلفی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا. سرنڈر کرنے کی وجہ سے اس کا گولی کا آرڈر مسترد کر دیا گیا. اسے 10 سال کی قید سنائی گئی. جیل میں اس نے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا، ہر کام کو ٹھیک طریقے سے کرتا رہا، جس کی وجہ سے اسے 1 سال پہلے ہی رہا کر دیا گیا. آج کل وہ بھی اپنی دونوں بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ خوش رہا تھا. اس نے ٹھیکے پر زمین لے لی تھی جن کا مال لوٹا تھا. جتنا ہو سکتا تھا اتنا انہیں واپس کر دیا تھا. کمال نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر دی تھی. اس نے ایم فل کیا اور اب وہ ایک اچھی نوکری کر رہا تھا. 9 سال ہو گئے تو اسے تھانے کے چکر لگاتے ہوئے. اب پولیس والوں نے اس کیس کو ہی بند کر دیا تھا، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا. مانو کو تلاش کرنے کے لیے اسے جہاں بھی لگتا تھا وہاں پہنچ جاتا تھا. اس کی ماں آج کل بیمار رہنے لگی تھی اور وہ پر امید تھا کہ ایک نہ ایک دن اسے مانو مل جائے گی. انم ڈاکٹر نہیں بن پائی. اس کی ماں کا خواب پورا نہیں ہوا، لیکن اس نے پرائیویٹ انگلش میں ماسٹر کر لیا تھا. اس کی ایک بہن انجینئر کالج میں پڑھ رہی تھی، دوسری میڈیکل کالج میں، جبکہ آمنہ 12ویں کلاس میں FBA کر رہی تھی. چودھری حشمت کے توس سے اس کا نکاح ہوا تھا. جب انہیں شفیق والی بات کا پتہ چلا تو ان لوگوں نے اسے بہت ذلیل کیا. اس کے شوہر نے اس پر یقین نہیں کیا. بارہا اس نے اپنا گھر بچانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی. شوہر نے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا. ایک ماں کی بیٹی تھی جو مر گئی. اس کے بعد وہ خود ہی اپنا سسرال چھوڑ کر میکے آ گئی. تب سے وہ یہیں پر سب کو سنبھال رہی تھی. اب اس کی حلیے اور پہناوے کو دیکھ کر وہ ایک مرد جیسی ہی لگتی تھی. زبیر اب ٹھیک ہو چکا تھا. اس نے گھر کا کام سنبھال لیا تھا. اس کا کاروبار اچھا چل رہا تھا. اپنی ماں کی وفات کا اسے بہت دکھ تھا، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا تھا. جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے. انم اپنے باپ کے ساتھ سارے کاموں میں ہاتھ بٹا رہی تھی. آج کل اس کی 2 بہنوں اقرا اور ثانیہ کے رشتے آ رہے تھے. ہمیشہ کی طرح آمنہ آج بھی سب کی لاڈلی تھی. اسے ضد کرنے کا بہت شوق تھا. انم اس کی ہر ضد اور ضرورت پوری کرتی تھی. مینو نے BA پاس کیا. اب وہ پرائیویٹ MA کر رہی تھی. اس کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا. اپنی ماں کو سمجھائی گئی باتیں اس نے اپنے پہلو کے ساتھ باندھ لی تھی. شادی کے پہلے دن ہی جا کر سب سے پہلے اپنی ساس سے بولی، دیکھیے مجھے نہ آپ کی بہو بننا ہے اور نہ ہی میں آپ کو اپنی ساس مانوں گی. اگر آپ مجھ سے دوستی کر لیں گی تو آپ بھی خوش رہیں گی اور میں بھی خوش رہوں گی. مجھے شرارتوں کا شوق ہے. اگر آپ کو میری کوئی غلطی لگے تو آپ مجھے سمجھا دیجیے گا. جو بھی بات ہمارے بیچ میں ہوگی وہ صرف ہمارے بیچ میں ہی ہوگی. نہ میں اپنے شوہر کو بتاؤں گی نہ آپ اپنے بیٹے کو بتائیے گا. اس کی ساس کافی سمجھدار تھی. اس کی بات کو سمجھ گئی. تب سے ان کی اچھی خاصی دوستی تھی، جبکہ وہ دونوں باپ بیٹے ان کی دوستی سے بہت تنگ تھے. آج کل اس کی ساس بھی اس کے رنگ میں رنگنے لگی تھی. وہ بھی نئی نویلی دونوں کی طرح اپنے شوہر کو تنگ کرنے لگی تھی. یہ لے آپ کا کڑک
कड़क सूट अब जल्दी से 1000 रुपया दे। मीनू ने अपने नए नवेले शौहर के हाथ पर इस्त्री किया हुआ सूट रखा। अक्षर कभी उसे और कभी सूट को देख रहा था। उसने सूट को खोलकर देखा, लेकिन ये लीलन का सूट अकड़ा कैसे गया? उसे यकीन था वो उसे कभी अकड़ा नहीं सकती। कैसे ना अकड़ता? पानी में एल्फी डालकर छिड़काया, फिर इस्त्री किया, अब जाकर अकड़ा है। अब लाओ 1000 रुपये, मुझे बाजार जाना है। वो इसके सामने हथेली फैलाकर बोली, ये क्या किया मीनू? अम्मी कितने प्यार से लाई थी। वो बेयकीनी से उस सूट को देख रहा था जो अब तबाह हो गया। वो सूट लेकर अपनी माँ के पास गया शिकायत लगाने। अम्मा, ये देखो, तुम्हारी बहू ने तुम्हारा लाया हुआ सूट खराब कर दिया है। सास ने सूट को पकड़ कर देखा और हंसने लगी। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो गया है तो नया ले ले। मुबीना बेटा आप मुनीबा बेटा आप परेशान ना हो, इसकी तो आदत है कुछ ना कुछ करने की। चलो आज हम फिर से लूडो खेलते हैं। पिछली बार मैंने 2 दफा तुम्हें हराया था, इस बार अगर मैंने हराया तो शाम को चिकन कढ़ाई तुम बनाओगी। उसने बुरा सा मुंह बनाया। अभी तक उसे अच्छे से खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन वो अपनी सास से सीख रही थी। वो दोनों आराम से बैठकर लूडो खेलने लगी। अशर को लगा कि अब उसका वहां रुकना बेकार है, इसलिए चला गया। उसने खुद ही अलमारी से एक जोड़ा निकाला और इस्त्री करके पहन लिया। वो सीधा अपने बाप के कमरे में गया था कि अपनी बीवी और उसकी बीवी की शिकायत लगा सके। बाबा, आपकी बीवी मेरी बीवी को बिगाड़ रही है, इसलिए आप अपनी बीवी को संभाल लें। उसके बाप ने चश्मा नीचे किया, अखबार साइड पर रखा और उसकी तरफ घूर कर देखा। बेटा, मेरी बीवी तो मासूम सी थी, जब से तुम्हारी बीवी आई है वो भी मुझे तगनी का नाश रचा रही है। खुदा करे इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे। चलो जहाँ आज और शतरंज की एक बाजी लगाते हैं। आज कोई काम तो था नहीं, इसलिए अपने बाप के साथ बैठकर शतरंज खेलने लगा। किरण ने बीए के बाद कॉलेज छोड़ दिया। अब वो आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती थी। उसने सिलाई सीखी और अब वो सिलाई सेंटर चला रही थी। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, उसका काम अच्छा चल रहा था। रिश्ता ना आने की वजह से कुलसूम बेगम रोज उसे बातें सुनाती थी, जिसे अब उसने दरगुजर करना शुरू कर दिया था। वो अपना काम करती और चुपचाप काम के लिए निकल जाती। शाम को बातें और अपने हिस्से का काम करके सो जाती। वजाहत तो पढ़ ही नहीं पाया, इसलिए इसकी शादी हो गई। लड़की बहुत तेज तरार थी, खाने पीने और घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए वजाहत भी बहुत पुरजोश नजर आता था। वो एक चीज मांगती थी तो 10 लाख कर देता था। हर चीज एक हद तक ही अच्छी लगती थी। चौधरी निसार ने तो उसे कहना ही छोड़ दिया, जबकि कुलसूम बेगम अपनी किस्मत पर रोती थी। ये इनकी करनी का ही फल इनके सामने आ रहा था कि इसकी बहू बहुत ही बदतमीज थी। एक दफा वजाहत के साथ इसकी अच्छी खासी लड़ाई हुई। उसने वजाहत की को टांग मारी, जिसकी वजह से उसकी पेंडिक्स फट गई। वो नाराज होकर चली गई, तलाक का सामान भिजवा दिया। वजाहत ने उसे तलाक दे दी। दूसरी दफा उसकी एक लड़की से शादी हुई थी, तो वो तोतली थी। मारपीट तो नहीं करती थी, लेकिन गालियां बहुत ज्यादा देती थी। हमेशा की तरह आज भी वो काम पर गया था। उसे सुनने में आया था कि कुछ फार्मर्स अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इनके गांव में आए हुए हैं। वो और लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं। इसने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। अभी काम कर रहा था जब एक औरत नुमा मर्द उसके पास आया। शक्ल और सूरत से वहां का बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो समझ गया कि यही वो अंग्रेज है। उसने आते ही वजाहत की 2-4 तस्वीरें ली और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। वो अब इससे सवाल पूछ रहा था, हाउ many people in your village? उस अंग्रेज ने वजाहत से पूछा। many people in साढ़े खोते जिंदे तले भी मंजा दक्सा सोते ए। many people इन साढ़े खोते जिंदे तले भी मंजा ढाके सोते हैं। उसे वजाहत की बात समझ नहीं आई तो अगला सवाल किया, व्हाट as your source of income? वजाहत सोचते हुए बोला, yes my sis आज मरी हुई बाई सोर्स कम। वो बेचारा परेशान, अब क्या करे। What are you doing this time?
वजाहत सर खुजाने लगा, काश वो स्कूल से ना भागता तो फिर बोलता। आई सुबह सुबह उठा, धोता पाई मुंह, आई स्टार गोहा, फिर आई चक्की किसी, माई मोटर दे ऊपर, फिर आई मारा टका एंड छड़ा पानी माई खेत वो साथ साथ हाथ से इशारा करके बताने लगा, इज दिस योर प्रॉपर्टी? उसने खेतों की तरफ देखते हुए सवाल किया था, जबकि वजाहत को इसके सवाल की समझ नहीं आई। नो दिस पट्टी लाइन, डॉक्टर ने, व्हेन माई स्वानी मंगे पैसे, आई कितना इनकार, शी चक्का सोटा एंड मारा मेरे मत्थे थे, फिर माई सर पटा, आई गया डॉक्टर, कूल ही लाई दिस पट्टी एंड आई देते 100 रुपए। उसे लगा कि वो उसके सर की पट्टी के बारे में पूछ रहा है जो उसने नई लगवाई थी। सो डू यू लाइक एनिमल्स? पास ही डेरे पर कुछ जानवर बंधे हुए थे, उसे देखकर वो बड़े इत्तेफाक से पूछने लगा, माफ करो जी, आई एम गरीब बंदा नू चाइल्ड माई धंधा, माई हाल होया मंदा, घर में सुहानी का डंडा, किसे ना माई दा वंडा, माई अम्मा कहती है वर्क नू चलदी तेरे बापे दी बिल। जायद ने टूटी फूटी इंग्लिश में अपने सारे दुख सुना डाले। उस बेचारे के मत्थे पर पसीना आने लगा, उसे एक लफ्ज समझ में नहीं आया। प्लीज गो मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसका गिलास खुश्क हो रहा था, उसने वजाहत से पानी मांगने लगा। सॉरी आई कूलर, पानी, लस्सी, दूध, दही, बट नो ग्लास वाला वाटर। यू जाओ सीधे, फिर जाओ पट्टे, फिर आसी शो की दी दुकान, उथू लबे एक गिलास वाला वाटर। अल्लाह करे यूर हेल्प, आई हैव बूथे सारे काम, देख कर जाना किधरे वर्गना ना धर्म। जैसे उसे सीधा रास्ता दिखाया और वहां से भाग गया। अनम खेतों की तरफ निकली थी। वो आदमी अब उसके पास गया और उससे सवाल जवाब करने लगा। उसने सारे सवालों का बहुत रवानी से जवाब दिया था। इंग्लिश में मास्टर्स करने का उसे कोई तो फायदा हुआ था। अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी करने के बाद वो लोग वहां से चले गए। उन्होंने सब की शुक्रिया अदा किया। वो घर को लौट रही थी जब उसका सामना उसके शौहर से हुआ। आज फिर वहां से ले आया हुआ था। चलो फिर तुम्हें लेने आया हूँ। वो उसके सामने खड़ा था। अनम ने उसे बिल्कुल नहीं देखा और उसके पास से गुजर गई। मैंने कहा है ना, घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इस बार बाजू दबोच के सख्ती से बोला, और मैं हमेशा से कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अब एक साथ रहना नामुमकिन है। अपना हाथ झटके से छुड़ाते हुए बोली, मेरा अब इस रिश्ते से भरोसा उठ गया है। तुमने मुझे इस गलती की सजा दी है जो मैंने की ही नहीं, और अब तुम्हारे पछताने से मेरा बच्चा वापस नहीं आ सकता। उसे दो टूक जवाब देकर अनम वहां से चली गई और हमेशा की तरह आज भी वो नाउम्मीद वापस लौट गया। अनम घर गई तो वो परेशान लग रही थी। जुबैर को उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने किसी को बताने की बजाय काम में लग गई। आज सानिया और इकरा ने अपने हॉस्टल से आना था। इकरा को मेडिकल में दूसरा साल, जबकि सानिया को इंजीनियर में पहला साल हो गया था। जुबैर की बहन ने हमजा के लिए सानिया का रिश्ता मांगा था। वो भी मेडिकल के दूसरे साल में था। जुबैर ने अभी तक कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया था। इन लोगों ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। बच्चे अभी तक पढ़ रहे थे। वो जाकर सब्जी बनाने लगी जो जुबैर थोड़ी देर पहले लाया था। आमना चारपाई पर बैठी मिस्टर चिप्स को रट्टा लगा रही थी। आप ही, ये मिस्टर चिप्स ने अपनी उम्र से आधी लड़की से शादी क्यों की थी? पढ़ते पढ़ते उसके जहन में सवाल आया। बेटा, ये तो वही बता सकता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क के तालीमी अदारे हमारी सकाफत में पढ़ाने की बजाय दूसरों की सकाफत के बारे में क्यों पढ़ाते हैं। 12वीं क्लास की इंग्लिश की किताब के तकरीबन कोर्स को फार्मर
طرز پر ترتیب دیا گیا تھا۔ یا تو پاکستان میں کوئی عظیم شخصیت موجود نہیں تھی یا ان کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پاکستان میں ترقی کا کوئی کام ہوا ہی نہ ہو۔ اس وجہ سے دوسرے ملکوں کی کہانیاں انگریزی نصاب میں شامل تھی۔ اسے یاد تھا جب وہ ایک نظم BA میں پڑھائی گئی تھی جس میں بہت ہی عجیب قسم کی رسمیں موجود تھی۔ ایک ٹوٹے ہوئے انجمن کی کہانی کو اتنا لمبا کھینچا گیا تھا تو کہیں ایک مکھی کی کہانی کو۔ انگلش میں ماسٹرز کرتے ہوئے اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوئے تھے جن کا جواب آج تک اسے نہیں ملا تھا۔ اس کی بہن بڑھتے ہوئے بار بار اس سے سوال کر رہی تھی۔ اس کے سوالوں کے جواب دیتے وہ سبزی بھی کاٹ رہی تھی۔ سبزی کاٹنے کے بعد اس نے چولہا جلایا۔ اب انہوں نے اپنے گھر میں گیس لگوا لیا تھا، گھر بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا لیا تھا۔ انم نے بہت محنت کی تھی کہ اتنی شاید زبیر کا بیٹا بھی ہوتا تو اتنی محنت نہ کرتا۔ مسالہ بھونتے ہوئے اسے پھر سے ایاز کی یہ بات یاد آ رہی تھی۔ وہ بار بار آ کر اس کا زخم کیوں کریدتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ زبیر کافی دیر سے اسے پریشان دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر پوچھنے لگا، کیا بات ہے بیٹا؟ میں کب سے دیکھ رہا ہوں تم پریشان ہو اور رو بھی رہی ہو۔ وہ صبح سے چھپا رہی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پیاز کاٹ رہی ہوں نا۔ اس کی کراہٹ آنکھوں میں چلی گئی ہے۔ چلیں کچھ مٹھائی لے آئیے۔ ایک تو اقرا اور ثانیہ آنے والی ہیں، اوپر سے ایک رشتے کا بھی سنا ہے، اقرا کے لیے آ رہا ہے۔ مسالہ بھون کر اس میں گوشت ڈال دیا۔ زبیر کو لگ تو رہا تھا ہو نہ ہو وہ ایاز کی وجہ سے پریشان ہوگی۔ وہ 2-4 بار اسے بھی کہہ چکا تھا کہ انم کو اس کے ساتھ بھیج دے، لیکن وہ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، میں جاتا ہوں، تم تب تک روٹیاں بنا لو۔ زبیر مٹھائی لینے چلا گیا۔ سالن بنا کر آٹا گوندنے لگی۔ آمنہ انگلش کا سبق پڑھ چکی تھی، اب وہ اردو کا سبق پڑھ رہی تھی۔ اسے ہوائی سبق بہت زیادہ پسند تھا، جس میں ایک لاپرواہ شوہر تھا اور ایک بہت ہی سنجیدہ سی بیوی۔ آمنہ کے سبق پڑھتے پڑھتے انم نے آٹا گوندھ کر روٹیاں بھی پکا لی۔ ابھی تک آمنہ نے 3 کتابوں کا سبق ہی پڑھا تھا۔ ذہین تو تھی لیکن جان بوجھ کر ایک ہی بات کو کھینچتی رہتی تھی اور اس پر سوالات کرتی رہتی تھی۔ انم نے روٹیوں کو ڈھانپ کر رکھ دیا۔ اب صحن سے جھاڑو لگانے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس کی بہنیں گاڑی سے آنے والی تھی۔ کمال پڑھ کر واپس آیا تو اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اسے لے کر ہسپتال گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کر کے بتایا کہ انہیں سانس کا مسئلہ ہے۔ اس کی ماں کو بھاپ دی جا رہی تھی اور وہ اپنی ماں کی رپورٹ لینے ڈاکٹر کے کیبن میں گیا تو وہاں چودھری میثم بیٹھا تھا۔ آ جاؤ اندر یار، آپ کی ماں کی رپورٹس آ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے اندر بلایا۔ چودھری میثم بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ شہر کا سب سے بہترین ڈاکٹر تھا۔ چودھری صاحب یہ کمال ہے، اور سچ میں ہی کمال ہے۔ میرے بچوں کو پڑھاتا ہے، کالج میں ٹیچر بھی ہے۔ ڈاکٹر نے چودھری میثم سے اس کا تعارف کروایا۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ چودھری میثم نے اسے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب میری ماں کی رپورٹ دے دیں، مجھے تھوڑی جلدی ہے۔ اس کا بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اسے رپورٹ دی، اسے لے کر وہ چلا گیا۔ بہت اچھا لڑکا ہے، کوئی 9 سال پہلے کی بات ہے، اس کی بیوی کھو گئی تھی، اب اکیلا اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ خدا کرے کہ اس کی بیوی اسے مل جائے۔ چودھری میثم نے بھی آمین کہا اور مانو کی کنڈیشن کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آج ڈاکٹر نے اسے چیک کرنے گھر جانا تھا۔ وجاہت گھر آیا تو اس کی بیوی آج اس کی ماں اور باپ سے لڑائی کر رہی تھی۔ جب بھی وہ اسے کچھ کہتا تھا وہ اسے اپنے بھائیوں سے پٹوانے کی دھمکی دیتی تھی۔ اس کے 4 بھائی تھے جو اچھے خاصے گنڈے تھے۔ آج وہ چودھری نثار کو گالیاں دے رہی تھی جبکہ چودھری نثار خاموش بیٹھے تھے۔ بات صرف اتنی ہوئی تھی کہ اسے چاولوں میں کچھ زیادہ ہی گھی ڈال دیا تھا۔ کلثوم بیگم نے اسے ٹوکا، جس پر وہ کلثوم بیگم سے لڑائی کرنے لگی۔ چودھری نثار نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا کلثوم تمہاری ماں کی عمر کی ہے تو اس سے بدتمیزی نہ کرو۔ جب سے لے کر اب تک ان کے پورے خاندان کو گالیاں دے چکی تھی۔ اللہ کرے تمہاری ماں کسی کے ساتھ بھاگ جائے۔ اس نے چودھری نثار کو کہا، میری ماں کیسے بھاگے گی؟ میری ماں کی وفات تو بہت سال پہلے ہو گئی تھی۔ چودھری نثار نے اسے بتایا، تو اللہ کسی
तुम्हारे बाप किसी के साथ भाग जाए। इस बार चौधरी निसार के बाप पर बात की। वो भी नहीं भाग सकता क्योंकि उसकी वफात भी बहुत पहले हो गई थी। अच्छा तो अल्लाह करे तुम्हारी बेटी किसी के साथ, वो कहना चाहती थी। आज पहली बार वजाहत का हाथ उस पर उठा था। चल निकल मेरे घर से और आइंदा इस घर में कदम मत रखना। मैं तुम्हारे भाइयों से डरता नहीं हूँ, समझ नहीं आई। वजाहत ने उसे खींच कर दरवाजे से बाहर निकाला था। अपनी गलती की माफी मांगने के बजाय वो अपने भाइयों के घर चली गई। अम्मा वो तुमको इतना सब सुनाती है और तू उसकी बातें सुनती है। जो उसने किरण के बारे में कुछ कहना चाहिए। आपके सामने वो किरण के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जो भी था क्या उसकी बहन थी, आज तक उसने उसके साथ बुरा नहीं किया था। वो कैसे बर्दाश्त कर लेता कि कोई इसकी बहन के बारे में ऐसी बात करता। चौधरी निसार को पहली बार अपने बेटे पर फख्र हुआ था। उसने आज पहली बार किरण के हक में बात की थी। और किरण सिलाई सेंटर में काम कर रही थी। एक बच्ची ने बताया कोई उससे मिलने आया है। उसने दुपट्टा ठीक किया और उनसे अंदर आने का कहा। वो कोई लड़का था, उसके साथ एक लड़की भी थी। किरण ने बच्चियों को काम समझाया और खुद एक की तरफ मुतवज्जो हुई। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? इन दोनों को बैठने का इशारा करते हुए पूछने लगी। दोनों साथ साथ ही बैठ गए। ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। ये मेरा भाई है इकलौता और मैं की बहन हूँ इकलौती। एक दूसरे के अलावा हमारा कोई नहीं है। मैं काफी अरसे से आपको यहाँ पर देख रही हूँ और आप मुझे अपने भाई के लिए मुनासिब लगी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके घर अपने भाई का रिश्ता लेकर जाना चाहती हूँ। उस लड़की ने बिना तहमीयत के अपनी बात सामने रखी। किरण सोच में पड़ गई। शादी इसके बारे में तो भूल ही गई थी। ये एक ऐसी बात थी जिसे लेकर इसकी माँ हर महीने से उसे बातें सुनाती थी। शायद खुदा की तरफ से ही उसके लिए कोई सबील थी। ये फैसला मेरे घर वालों को करना है। वो हाँ कर दें तो मुझे कोई इतराज नहीं है। उसने नी मंजूरी दे दी। दोनों बहन भाई उठ खड़े हुए। अच्छा बहन हम चलते हैं। वो इतनी देर बातें करती रही लेकिन वो लड़का एक बात भी नहीं बोला। किरण फिर से अपने काम में मसरूफ गई। उसने एक लड़की को बुलाया जो गलत सिलाइयाँ लगा रही थी और उसे समझाने लगी। मीनू की सास ने उसे लूडो में हरा दिया। शर्त के मुताबिक उसको चिकन कढ़ाई बनानी पड़ी। अब वो खाना अच्छा बना लेती थी। उसकी सास ने इस मामले में सख्त हाथ रखने की बजाय नरमी से काम लिया। उसके MA हिस्सा 2 के पेपर होने वाले थे। डेट शीट मिल गई थी। अब वो वहाँ बैठकर किताबों में सर खपा रही थी। उसकी सास ने उसे खाने के लिए कुछ चीजें दे दी थी। उसका कहना था कि पढ़ते हुए कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए, नहीं तो बंदा कमजोर हो जाता है। अशर काम से वापस आया तो पहली दफा उसे पढ़ते हुए देखा। वो समझ गया कि उसके पेपर शुरू होने वाले हैं। क्या बात है मीनू, क्या पढ़ रही है? कुर्सी खींचकर उसके मध्य मुकाबले बैठ गया। मैंने बोला भी था अब्बा को कि मुझे उर्दू में MA उर्दू नहीं करना, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतना मुश्किल है कि मेरी जबान लफ्ज की अदायगी करते करते थक गई है। किताब की तरफ पूरा ध्यान देते हुए उसने अशर को जवाब दिया। अच्छा इतनी भी मुश्किल नहीं है। उसने खुद रियाजी में मास्टर किया हुआ था इसलिए उर्दू से नाबालिग था। अच्छा आपको कुछ पता ही नहीं है, एक ही चीज के कई नाम है। आप जानते हैं उर्दू में चारपाई की जितनी किस्में हैं, खाट, खटा, खटिया, खटोला, उड़न खटोला, खटोली, खट, छेड़, खट, खड़ा, खड़ी, झलगा, पलंग, पलंगड़ी, माचा, चारपाई, नूरी, मसहरी और मंजी। इतने सारे नाम सुनकर तो वो भी चकरा गया। उसने वहां से भागना ही मुनासिब समझा, इससे पहले कि वो सारे दाग मीर और गालिब की गजलें सुनाना शुरू कर देती। अच्छा तुम बैठ कर पढ़ो, मैं तब तक खाना खा लूं, बहुत भूख लगी है। बहाना बनाकर वो फौरन वहां से निकला। मीनू फिर से किताबों में सर खपाने लगी। पहले हिस्से के रिजल्ट में इसकी 3 GP आई थी। इस बार वो इससे ज्यादा लेना चाहती थी। रुखसंदा मामूल के मुताबिक मानो के सराहने बैठी उसे दम कर रही थी। वो दिल से बहुत शर्मिंदा थी और उसकी ख्वाहिश
थी कि मानो आप ठीक हो जाए। आंखें बंद किए जाने वो क्या क्या पढ़े जा रही थी। मानो ने आंखें खोली। कमाल, पहला लफ्ज जो उसके मुंह से निकला था कमाल का नाम था। उसे सब कुछ याद आने लगा। वो कोठे से भागी थी और एक गाड़ी के साथ टकराई थी। कमाल, मुझे कमाल के पास जाना है। उसने अपने हाथ से ऑक्सीजन मास्क उतारा। उसकी आवाज सुनकर रश्मिका ने फौरन आंखें खोली थी। तो सचमुच उसे होश आ गया था। मेरी बच्ची, तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो? रश्मिका उसे दवानावार चूमने लगी, जबकि उसे रश्मिका की सारी बातें और जुल्म याद आने लगे। नबीला, नबीला जल्दी आओ, देखो मानो को होश आ गया है। उसने नबीला को आवाज लगाई। नबीला दौड़ी चली आई। मेरी बच्ची, तुम्हें होश आ गया? नबीला ने उसके सर पर भूसा दिया। इतने में चौधरी मीसम भी डॉक्टर को लेकर आ गए, लेकिन सामने का तो मनाजर बदला हुआ था। उसकी बेटी को होश आ गया था। उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। उसने जल्दी से मुलाजिम को आवाज लगाई। मुलाजिम दौड़ता हुआ आया। ये लो, जाकर अपने बच्चों को भी दे दो और बाकी दारुल मान में दे देना। अपनी जेब से ढेर सारे पैसे निकाल कर उसने मुलाजिम को दिए। डॉक्टर उसे चेक करने लगे। चेक के बाद वो उठ खड़े हुए। ये अब बिल्कुल ठीक है, कमजोरी है लेकिन अब बाकी बिल्कुल ठीक है। मानो ने अपने हाथ देखे बहुत बड़े हो गए थे। मुबारक हो बेटा, आज तुम्हें पूरे 9 साल बाद होश आया है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी बेटी वापस मिली। चौधरी मीसम ने उसके सरहाने बैठे उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। मुझे कमाल के पास जाना है, वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। रश्मिका भी काफी दफा कमाल का नाम सुन चुकी थी। आखिर कौन था ये कमाल? उसने रश्मिका के अलावा बाकी तीनों नफूस को नहीं पहचाना था। मानो ये तुम्हारा असली बाप है, रश्मिका ने उसे बताया, जबकि मानो दिल से जुबैर को अपना बाप तस्लीम करती थी। आप उसे थोड़ी देर के लिए आराम करने दीजिए, कोशिश कीजिएगा भारी ग़िज़ा ना दी जाए, ऐसा ऐसा ही दीजिएगा। इतने साल पड़े रहने की वजह से उसका जिस्म काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। डॉक्टर ने हिदायत दी। वो सब लोग कमरे से निकल गए। मानो दाएं तरफ पलटी थी जहाँ शीशा लगा हुआ था। उसने अपने आप को देखा था। वो बिल्कुल बदल गई थी। छोटी बच्ची से एक बड़ी लड़की बन चुकी थी। कमज़ोर इतनी कि हड्डियां भी नजर आने लगी थी। उसने कड़ब से आंखें बंद कर ली थी। शायद कमाल अब उसका इंतजार ना कर रहा हो। इतने साल कौन किसी का इंतजार करता है। सेहन अच्छे से साफ हो चुका था। अनम ने चारपाइयाँ ठीक की। उसकी बहन ने दरमियान में मेज भी लगा दी। कुछ लोग इकरा के रिश्ते के लिए आने वाले थे। उन्होंने खुद ही इस दिन बुलाया था ताकि वो इकरा को देख ले और इकरा की राय भी जान ले। दोनों बहनों ने अपना सामान उठाए घर आई। वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। आप ही मैं पहले साल में पास हो गई, सानिया ने बताया, और मैं दूसरे साल में, इकरा ने भी बताया। उसने दोनों बहनों को गले लगाया और शाबाश दी। तुम दोनों तो पास हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं पास होंगी। आमना ने दुहाई लगाई तो तीनों बहनें हंसने लगी। उसने इकरा को तैयार होने के लिए कह दिया और उसे समझा दिया। काफी देर इंतजार करते रहे। फिर एक लड़का इनके घर में आया। जुबैर समेत सभी को हैरत हुई। लड़का खुद ही अपने रिश्ते के लिए आया था। उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, उसे बैठने का कहा। लड़के ने इकरा को देखा। देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन सुना है शहर में हॉस्टल में रहती है। उसे देखती लड़के ने पहली बात की। नम उस वक्त खामोश बैठी थी। हॉस्टल का हाल तो बहुत गंदा होता है और लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। बहुत से गंदे काम करती है। वो बहुत ही बदतमीज और बदलिहाज था। अनम ने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाया। आप बताएं, आपकी वहाँ किसी लड़के से दोस्ती तो नहीं है या फिर कोई तलक? उसने डायरेक्ट इकरा से पूछा। बकवास बंद करो और खड़े हो जाओ। अनम का जब्त अब जवाब दे गया। लड़का घबरा कर खड़ा हो गया। खुद को बहुत नफीस साबित करते हुए वो बहुत बड़ी गलती कर ली। हम गांव के लोग हैं, माँ बाप को मॉम डैड नहीं बल्कि अम्मी अब्बू कहकर पुकारते हैं। हमारे यहाँ बड़ों के सामने सर से दुपट्टा उतारना बेशर्मी माना जाता है। हमारे यहाँ दिन भर कहीं भी रहे, रात को खाना मिलकर खाते हैं, और आप कहते हैं हम लोग तरक्की याफ्ता नहीं है। अनम उस शख्स से मुखातिब थी जो थोड़ी देर पहले उसकी बहनों को बातें सुना रहा था। मैंने माँ बाप बनकर अपनी बहनों की तरबियत की है। मुझे आपसे ज्यादा इनके बारे में पता है। ये ना मेरी माँ से पैदा हुई है ना मेरे बाप से, लेकिन मेरा रिश्ता है इनके साथ। इनकी बहनों ने फखर से अनम को देखा। जो वो शख्स देख रहे हैं मेरा बाप नहीं, लेकिन मुझे बेटी की तरह प्यार करता है। जुबैर आज अब पहले से ठीक
ہوا تھا، پاگل نہیں رہا تھا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے انہیں باہر کا راستہ دکھایا۔ وہ منہ بناتا زبیر کے گھر سے نکل گیا۔ انم نے باہیں پھیلائی، اس کی بہنیں بھاگ کر اس کے ساتھ لگ گئیں۔ دل کے رشتوں کے لیے ایک ماں باپ کی اولاد ہونا ضروری نہیں، یہ انم نے ثابت کیا۔ اس لڑکی کی اچھی خاصی عزت کر کے انم نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کی بہن کوئی گئی گزری نہیں تھی جو کوئی بھی منہ اٹھا کر آتا اور اسے باتیں سنا کر چلا جاتا۔ اسے امید تھی کہ اس کی بہن کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ ضرور آئے گا۔ اس وقت وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی گفتے وشیدت میں مصروف تھی۔ ابا، میں تو کہتی ہوں کہ آپ ثانیہ کے لیے پھپھو کو ہاں کر دیجئے۔ حمزہ بہت اچھا ہے، آج کل اچھے رشتے ملنا بھی آسان نہیں ہے۔ وہ خود ایک ناقابل فراموش تجربہ کر چکی تھی۔ اسے ثانیہ کے لیے حمزہ بالکل ٹھیک لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں آپا کو کہ ان دونوں کا نکاح کر دیں، پھر بعد میں ان دونوں کی شادی بھی کر دیں گے۔ زبیر کو انم کی بات بہت اچھی لگی تھی۔ وہ اپنی بہنوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، دوسرا حمزہ کے بارے میں بھی وہ تھوڑے الجھن میں پڑے ہوئے تھے جو اب سلجھ چکی تھی۔ دروازے کی اوڑ میں چھپی ثانیہ بھی ان کی باتیں سن چکی تھی۔ ایک دو بار وہ حمزہ سے سب کی موجودگی میں ملی تھی۔ الگ میں ان کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال وہ اچھا تھا، عورتوں کی عزت بھی کرتا تھا۔ بچپن میں تو بہت کھیلے تھے ایک سال، لیکن جیسے ہی بڑا ہوا تو اس نے ان کے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ کیا بات ہے، اکیلے اکیلے شرمائی جا رہی ہو؟ اقرا نے پیچھے سے آ کر بولا تو ثانیہ ڈر کر پیچھے مڑی۔ جی نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ تو میں ویسے ہی۔ ثانیہ شرما کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس زلف پر پھبتی شب دجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ کسی کونے میں بیٹھی آمنہ نا بہت زور زور سے شعر پڑھی جا رہی تھی۔ وجاہت نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ ابھی تک اس سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر چلی جائے گی، لیکن اس بار وہ چلی گئی تھی۔ اب اسے انتظار تھا اس کے بھائی اسے دھمکی دینے کب آتے ہیں۔ اس کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر میں اس کے بھائی وجاہت کے گھر میں موجود تھے۔ ہاں بول، تیری ہمت کیسی ہوئی ہماری بہن کو گھر سے نکالنے کی؟ اس کے بڑے بھائی نے آتی وجاہت کا کالر پکڑ کر اس سے پوچھا۔ وجاہت نے جھٹکے سے اپنا کالر چھڑایا اور اس کا کالر اپنی طرف کھینچا۔ مجھے تم لوگوں نے خرید نہیں لیا، مت بھولو کہ میں تمہاری بہن کا شوہر ہوں، اس کا نوکر نہیں۔ جا کر پوچھ اپنی بہن سے میرے ماں باپ سے کیسی بدتمیزی کی ہے، اور اس نے میری بہن کے بارے میں غلط باتیں کی ہیں۔ میں یہ کتی برداشت نہیں کروں گا۔ وجاہت نے اسے پیچھے دھکا دیا اور وہ باقی تینوں بھائیوں کے ساتھ جا لگا۔ وہ چاروں بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی؟ میں تم لوگوں سے ڈرتا نہیں ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ زیادہ کرو گے تو تمہاری بہن کو طلاق دے کر گھر بھیج دوں گا۔ اس سے کہو میرے ماں باپ اور میری بہن سے معافی مانگے، نہیں تو میرے گھر میں قدم نہیں رکھے۔ بغیر ڈرے اس نے ان چاروں کو کھری کھری سنائی تھی۔ آخر کب تک وہ ان لوگوں کی باتیں سنتا رہتا اور بیوی کا ساتھ دیتا رہتا؟ جاؤ یہاں سے، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ وہ جو بڑی دلیری کے ساتھ آئے تھے اس کی بات سن کر الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے۔ زندگی خراب کر دی ہے ایسی عورت نے۔ چارے کی مشین میں جانوروں کے لیے چارہ کاٹنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ کام کر کے فارغ ہوا تھا، اوپر سے اس کے بھائیوں کی چیخ چیخ سن کر اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ جتنی جھاڑ اس کے بھائی کو کھلائی تھی، امید تھی کہ وہ اسے ضرور کچھ نہ کچھ سکھائیں گے۔ آج مینو کا پیپر تھا، وہ بہت تیزی سے اپنے کام کر رہی تھی۔ اس کی ساس نے اس سے زیادہ کام نہیں کروایا تھا۔ اپنا اور اپنے شوہر کا چھوٹا موٹا کام کر کے وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے بڑی سی چادر لی، اپنی چیزیں اٹھائی۔ میاں صاحب کا انتظار تھا۔ ہاں جی جناب، تیار ہو گئی ہے اور تو چلیں، آپ کو آپ کی منزل پر چھوڑ کر مجھے اپنے کام پر بھی جانا ہے۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ باہر آیا۔ مینو پہلے ہی تیار کھڑی تھی۔ اپنی ساس کو سلام کر کے وہ دونوں نکل گئے۔ اس کے پیپر ایک کالج میں ہونے تھے۔ اشر نے اسے کالج کے باہر چھوڑا اور خود بینک کے لیے نکل گیا۔ بینک میں وہ مینیجر کی جاب کرتا تھا۔ مینو کا ارادہ بھی MA کرنے کے بعد کہیں بھی ٹیچنگ کرنے کا تھا، جبکہ اشر کی خواہش تھی کہ وہ گھر پر رہے۔ وہ کس کے لیے کماتا ہے؟ اپنی ساس کے ساتھ مزے کرے، جو دل کرے لے، لیکن باہر کام نہ کرے۔ اب انتظار اس کے پیپر
ہونے کا تھا، اس کے بعد ہی پتہ چلنا تھا کہ وہ آگے نوکری کرے گی یا نہیں۔ کمال اپنی ماں کو گھر لے کر آیا، اسے بیڈ پر لٹا اور بازار سے کھانا لینے چلا گیا۔ اس کی دن رات کی محنت کی وجہ سے اس نے ایک نیا گھر لے لیا تھا۔ پرانا گھر اور وہ جگہ اس نے بیچ دی تھی، اب وہ شہر میں رہتا تھا۔ کھانا لا کر اس نے پلیٹ میں سالن ڈالا، روٹی الگ پلیٹ میں ڈالی اور اپنی ماں کو دی۔ اس کی ماں اٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ بیٹا تو کب تک انتظار کرے گا؟ اب وہ نہیں آئے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے تیرا گھر بس جائے۔ اتنے سالوں بعد جانے کیوں اس کی ماں کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے دوسری شادی کے لیے کہہ دیا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اتنے سال سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے جگہ تلاش کر رہا تھا۔ اماں، میں ایک آخری کوشش کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کے بعد بھی مجھے کامیابی نہ ملی تو وعدہ کرتا ہوں میں دوسری شادی کر لوں گا۔ وہ اپنی ماں کے لیے دوائی نکالنے لگا۔ وہ اپنی ماں کو دوائی دے کر خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنی ماں کو کیسے بتاتا کہ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی ہیں۔ کمال کے بس میں بھی نہیں تھا ایک بیوی کی جگہ کسی دوسری لڑکی کو دینا۔ اس نے دراز سے ٹیسٹ نکالے اور چیک کرنے لگا۔ پورے دن کی بھاگ دوڑ میں وہ چیک نہیں کر پایا تھا، کل اسے واپس دینے تھے۔ اس کا ریکارڈ اتنا اچھا تھا، جو بچہ اس کی کلاس میں پڑھتا تھا وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو بینی سے جانتا تھا اور بچوں پر سختی کرنے کی بجائے انہیں پیار سے سمجھاتا تھا۔ اسے شام کو ڈاکٹر کے بچوں کو پڑھانے بھی جانا تھا، اس لیے ابھی اپنا کام مکمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کرن ابھی کام سے واپس نہیں آئی تھی۔ وہ لڑکی اپنے بھائی کو لے کر کرن کے گھر چلی گئی۔ کلثوم بیگم نے دو انجان لوگوں کو دیکھا تو انہیں اندر آنے کا کہا اور جوس وغیرہ پلایا۔ جی بیٹا، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کلثوم بیگم نے اس سے پوچھا۔ دیکھیں خالہ، ہمارا کوئی بڑا تو ہے نہیں، اس لیے میں خود ہی آئی ہوں۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کا نام سلیم ہے، اچھا کما لیتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے۔ وہ لڑکی اپنے بھائی کے بارے میں بتانے لگی۔ کلثوم بیگم کی نظریں اسی لڑکے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بہت غور سے اس لڑکی کی بات سن رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ جب اس نے اپنی بات پوری کی تو کلثوم بیگم اس سے پوچھنے لگی۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئی ہوں۔ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، ہمیں جہیز میں کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ اپنی بیٹی کو 2 جوڑوں میں رخصت کر دیجیے گا۔ کلثوم بیگم کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، یعنی جس بیٹی کو اتنے سالوں سے تانے دے رہی تھی رشتہ نہ ہونے کے باعث، آج اس کا رشتہ خود ہی اس کے دروازے پر آ گیا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن کلثوم خود ہی کیڑے نکال کر رشتوں کو واپس بھیج دیتی تھی۔ اس بار چودھری نثار جو کام سے واپس آئے تھے اس لڑکی کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، اس کی ساری باتیں سنی اور رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ آپ لوگ 1 ہفتے بعد بارات لے کر آ جائیے گا، ہم اپنی بیٹی کو تیار رکھیں گے۔ کلثوم بیگم کو دیکھتی ان لوگوں کو جواب دیا، آپ کی بہت مہربانی، ہم بہت جلد حاضر ہوں گے۔ لڑکی شکریہ ادا کرتی اپنے بھائی کے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اگر میں آج نہ آتا مجھے امید تھی کہ تم نے اس رشتے کو بھی واپس بھیج دینا تھا۔ پتہ نہیں تمہاری اس لڑکی سے کیا دشمنی ہے۔ چودھری نثار نے اسے تنبیہ کی اور آگے بڑھ گئے۔ کلثوم بیگم کو اب شادی کی تیاریاں کرنی تھی۔ زلفی کا زمینوں کا ٹھیکہ ختم ہو گیا تھا اور زمینوں کے مالک میں سے اسے نئی زمین نے ٹھیکے پر دینے سے منع کر دیا تھا، اس لیے ایک بار پھر وہ اسی گاؤں میں آیا تھا جہاں سے چھوٹی بچیوں میں مار پیٹ کر بھگایا تھا۔ وقت بدل چکا تھا، کچے مکانوں کی جگہ پکے مکانوں نے لے لی تھی، کچی نالیوں کی جگہ پکے کھال بن گئے تھے۔ اب لوگ بیل سے ہل چلانے کے بجائے ٹریکٹر کا استعمال کرتے تھے۔ کسی نے اسے بتایا تھا کہ ملک زبیر اپنی زمینیں ٹھیکے پر دینا چاہتا ہے۔ پوچھتے وہ اسے گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے تھوڑا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ آخری بار جب وہ یہاں سے گیا تھا تب اس کی بہت بری حالت تھی۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ تیسری دستک پر ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ زلفی اسے دیکھتی پہچان گئی، یہ ان لڑکیوں کی بڑی بہن تھی جس نے انہیں ڈنڈوں سے مارا تھا۔ انب نے اسے نہیں پہچان پائی کیونکہ اس وقت وہ نقاب پہن کر آئے تھے۔ جی چاچا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ انب اس سے پوچھنے لگی۔ بیٹا، مجھے ملک زبیر سے ملنا ہے، زمینوں کے سلسلے میں۔ کچھ زمین
ठेके पर लेना चाहता हूँ। जुल्फी ने उसे अपने आने का मकसद बताया। अनम ने अपने बाप को आवाज दी। जुबैर दरवाजे पर आया और अनम चली गई। जुल्फी ने उस आदमी को भी देखा। जब वो आया था तब वो आदमी अपने कमरे में सो रहा था। सलाम भाई, मेरा नाम जुल्फिकार है। मैंने सुना है आप अपनी कुछ जमीनें ठेके पर देना चाहते हैं, इसलिए मैं चला आया हूँ। जुल्फी ने उसे सलाम किया। जुबैर ने उसके सलाम का जवाब दिया और उसे लेकर जमीनें दिखाने चला गया। मानो अपने कमरे में लेटी थी, उसे अपनी उम्र में जलन महसूस हो रही थी। शायद ज्यादा लेटने की वजह से उसे अपनी कमर में जलन महसूस हो रही थी। शायद ज्यादा लेटने की वजह से उसे उलझन हो रही थी। वो आहिस्ता से उठी और बेड से टेक लगा ली। नबीला बेगम उसका हाल पता करने आई थी। उसे यूं उलझन में देखकर उसके पास जाकर बैठ गई और उससे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, कोई तकलीफ है? उसने उस औरत को देखा। वो बिल्कुल कमाल की माँ की तरह बातें करती थी। कमाल की माँ ने भी जितने दिन वो इसके साथ रही थी इसी तरह उससे प्यार और मोहब्बत से बातें की थी। मेरी कमर में बहुत जलन हो रही है, मुझे चलना है, मानो ने उसे बताया। उसने मुस्कुराते हुए मानो को पकड़कर नीचे उतारा। चलो ठीक है, मैं अपनी बेटी को चलने में मदद करती हूँ, बल्कि चलो मैं तुम्हारा घर दिखाती हूँ, तुमने नहीं देखा ना अभी तक। नबीला बेगम उसे पकड़कर बाहर ले गई। सबसे पहले उसे हाल दिखाया। ये देखो बेटा, ये हाल है। यहाँ पर मैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाबा बैठते हैं। वैसे तुम्हारी माँ नहीं बैठती थी, लेकिन कल से वो भी हमारे साथ बैठ रही है। नबीला को जैसी याद आया अपनी गलती दुरुस्त की। फिर उसे बाहर लॉन में ले गई। मुख्तलिफ रंगों के फूल क्यारियों में लगे हुए थे। नरम नरम घास पर बगैर जूते पहने वो नबीला बेगम की मदद से चल रही थी। उसे सुकून का एहसास हो रहा था, जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई। वो चलते चलते बहुत थक गई। मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे वापस जाना है, उसने नबीला बेगम से कहा। नबीला बेगम उसे अंदर ले गई और हाल में जाकर बिठा दिया। खुद उसके लिए जूस लेने चली गई। औलाद ना होने का दुख नबीला बेगम को अच्छे से पता था। जब चौधरी मीसम ने उसे सारी बात बताई थी तो उसने खुद ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो रशकंदा को ढूंढकर अपनी बेटी उससे लेकर आए। वो उसे एक माँ बनकर पालेगी। वो चाहती तो चौधरी मीसम से तलाक लेकर दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हो सकता था कि जिससे वो शादी करती उससे भी उसकी औलाद ना होती। वो अपने शौहर के साथ वफादार थी। अगर उसकी किस्मत में औलाद नहीं थी, उसमें भी कोई मसलत छुपी थी। रशकंदा नमाज पढ़कर बाहर आई तो मानो को हाल में बैठे देखा। वो जाकर उसके पास बैठ गई। मानो बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी गलती की है इस पर शर्मिंदा हूँ। वो अपनी गलती पर नादम थी। मानो ने एक नजर उसे देखा और मुंह फेर गई। मैंने तो आपको माफ कर दिया है, मैं कौन होती हूँ बदला लेने वाली। बस आप मेरे सामने मत आया करो। जब आप मेरे सामने आती हो तो मुझे आपके किए हुए सारे जुल्म याद आ जाते हैं। रशकंदा को बिना हाथ उठाए मुंह पर तमाचा महसूस हुआ। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से रशकंदा बेगम, सिर्फ आपकी वजह से मैं उस रात अपने घर से निकली थी। और जानती हो मैं कहाँ गई थी? मैं डाकुओं के अड्डे पर गई थी, जहाँ पर लातादाद मर्द मौजूद थे। नबीला बेगम उसके लिए जूस ला रही थी। इसकी बात सुनकर वहीं रुक गई। जानती हो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई। उन लोगों ने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। वहाँ पर मुझे मेरा मोहसिन मिला, कमाल। हम दोनों का निकाह हुआ था। रशकंदा बेगम को झटका लगा। इतनी छोटी सी उम्र में उसका निकाह? आपको हैरत में पड़ने की जरूरत नहीं है, मेरा निकाह कमाल से हुआ था। फिर एक दिन हम दोनों मेले पर घूमने गए थे, जहाँ पर मुझे कुछ आदमी पकड़कर उस कोठे पर ले गए थे। नबीला बेगम के हाथ से जूस का गिलास गिरा और छनकर उससे टूट गया। सारा जूस फर्श पर फैल गया। रशकंदा ने उठकर देखा, उस कम्मो बाई ने अपने आदमी मेरे पीछे लगाए थे और खुद को बचाती हुई मैं किसी की गाड़ी से लगी थी। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैंने अपने 9 साल बगैर जिए गुजारे हैं। जहाँ कमो बाई का नाम सुनते ही जहाँ रशकंदा को झटका लगा था, वहीं बाहर से आते चौधरी मीसम के कान भी खड़े हुए थे। यानी वो बाजारी औरत इसकी बेटी का सौदा करने वाली थी। अब तो उसने बदला भी नहीं ले सकता था। जिस शन्नो को उसके आदमियों ने मारा था, उसी के शौहर ने एक रात
को कमो बाई का कत्ल कर दिया था। बेटा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो सब भूल जाओ और जिंदगी की नई शुरुआत करो। बचपन में निकाह तुम्हारी मजबूरी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे पढ़ाई करो और फिर मैं तुम्हारा किसी अच्छी जगह रिश्ता कर दूंगा। वो उसके सामने गए, उसके सर पर हाथ रखकर शफकत से बोले। उसने सर उठाकर देखा और चौधरी मीसम का हाथ पीछे झटका। शादी कोई मजाक नहीं होती। मैंने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कमाल से निकाह किया था। आप दोनों की तरह गुनाह का रिश्ता नहीं बनाया। रिश्कंदा और मीसम शर्मिंदगी से जमीन में गड़े महसूस हुए। मुझे उम्मीद है कि मैं एक बार उससे जरूर मिलूंगी, लेकिन अपनी तालीम आगे शुरू करना चाहती हूँ, पर मैं स्कूल में नहीं जाना चाहती। आप ट्यूशन का इंतजाम कर दे। वो उठने की कोशिश कर रही थी, इन दोनों का सहारा लिए बगैर। नबीला बेगम ने अपने आंसू साफ किए और उसे पकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम्हारे बाबा यहीं पर तुम्हारे लिए किसी ट्यूटर का इंतजाम कर देंगे। चलो मैं तुम्हें कमरे में लेकर जाती हूँ। नबीला बेगम उसके साथ बहुत नरमी और मोहब्बत से पेश आ रही थी। वो रश्कंदा से ज्यादा नबीला के करीब होती जा रही थी। रश्कंदा को अपनी बेटी पर हुए जुल्म सुनकर खुद से ही नफरत महसूस हो रही थी। वो भागकर अपने कमरे में गई और खुद को बंद कर लिया। चौधरी मीसम सोच में पड़ गया, ऐसा कौन था जो इनकी बेटी को घर आकर पढ़ा सकता था। उससे डॉक्टर का ख्याल आया। इनके बच्चों को एक लड़का पढ़ाने आता था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और अपने डॉक्टर को कॉल मिलाई। हेलो डॉक्टर, आप जब शाम को मुबीना को चेक करने आए तो उस लड़के को भी लेकर आइएगा। वो अब आपके बच्चों को पढ़ाता है। वो पढ़ना चाहती है लेकिन स्कूल नहीं जाना चाहती। मैं भी नहीं चाहता कि स्कूल में बच्चे उसका मजाक बनाएं, इसलिए आप उससे लड़के से बात कीजिए और उसे लेकर ही आइएगा। बाबा, आज एक लड़की ने मेरे बाल खींचे। शेरू जब घर आया तो उसकी बेटी भागकर उसके पास गई और शिकायत लगाने लगी। अच्छा, मेरी गुड़िया के बाल किसने खींचे? और फिर उससे उसके बालों को बांधने लगा। बाबा, वो लड़की बहुत बड़ी लड़की थी। मुझे कहती तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, मुझे दे दो। वो बहुत लाड से अपनी छोटे छोटे हाथों से शेरू के हाथ पकड़ कर शिकायत लगा रही थी। अच्छा मेरी गुड़िया, मैं कल स्कूल जाकर तुम्हारी मैडम को बोल दूंगा कि मेरी गुड़िया के बाल कोई ना खींचे, ठीक है? और तुम सर पर दुपट्टा लिया करो। शेरू ने उसके गले में लटका हुआ दुपट्टा उसके सर पर अच्छे से उड़ाया। अब देखो मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल परी जैसी। अब चलो जाओ खेलो। देखो मैं तुम्हारे लिए शहर से बहुत सारी प्यारी गुड़िया लाया हूँ। शेरू ने उसे गुड़िया दी और वो खेलने चली गई। शेरू आज भी मानो का शुक्रगुजार था। इस छोटी सी लड़की के आके आने से इस गुनाहों की जिंदगी से निकाल दिया था। सही कहते हैं, बाज औकात गुनाहों से निकलने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है। उसे कल चौधरी मीसम के घर जाना था। आजकल उसने चौधरी मीसम की फैक्ट्री बनाने का ठेका उठा रखा था। कुछ बजट के सिलसिले में उसे चौधरी मीसम से बात करनी थी। वो खुदा का शुक्र अदा करता मुंह हाथ धोने चला गया। उसकी बीवी खाना निकाल चुकी थी। वो दोनों मियाँ बीवी बैठकर खाना खाने लगे जबकि उनकी बेटी गुड़िया से खेल रही थी। शाम को कमाल डॉक्टर साहब के घर बच्चों को पढ़ाने गया तो वो चौधरी मीसम के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। बस कमाल का ही इंतजार था इन्हें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? अपना बैग साइड पर रखते ही उसने डॉक्टर साहब को सलाम किया। बच्चे वहां पर मौजूद नहीं थे। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज बच्चे मौजूद नहीं है क्या? उन्होंने आज पढ़ना नहीं है? कमाल ने बैठते हुए डॉक्टर से पूछा। नहीं, आज बच्चों ने नहीं पढ़ना, बल्कि मैं आज तुम्हें एक और काम दिलवाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। वो जो चौधरी उस दिन मेरे साथ बैठे थे, उनकी बेटी को पढ़ाना है। वो गौर से इनकी बात सुनने लगा। काम में तो वैसी ही बरकत होती है। जहाँ मैं लेकर जाना चाहता था, चाहिए जहाँ मिले ले लेना चाहिए। बच्ची की उम्र कुछ ज्यादा है लेकिन पढ़ाई इतनी नहीं है, इसलिए चौधरी साहब नहीं जानते वो स्कूल जाए और बच्चे उसका मजाक बनाए। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आऊं। अपना चश्मा पहनते डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए तो कमाल को भी उठना पड़ा।
اچھا تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ملوا دیتا ہوں، تنخواہ بھی معقول دیں گے، بس تم میرے بچوں کی طرح اس کو بھی اچھے سے پڑھا دینا۔ کمال اپنا بیگ اٹھا کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ کمال کی قسمت اسے چودھری میثم کے گھر کی طرف کھینچ کر لے جا رہی تھی۔ انم کام سے فارغ ہوئی تو زبیر گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی تھی، اس نے لے جا کر انم کو دی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا یہ مٹھائی کس خوشی میں تھی۔ ابا یہ مٹھائی کو دیکھ کر پوچھنے لگی تو زبیر نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا، میرا ایک جگری یار مل گیا تھا، اس نے اپنی اقرا کے لیے اپنے بیٹے کا ہاتھ مانگ لیا، میں نے اگلے ہفتے کی تاریخ دی ہے، اقرا کا نکاح اگلے ہفتے ہی ہو جائے گا ثانیہ کے ساتھ، پھر جب پڑھائی پوری کر لے گی تو رخصتی کر دیں گے۔ انم کو یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ چھوٹی سی عمر سے اس نے ان بچی کو پالنا شروع کیا تھا، ان کی بہت اچھے سے پرورش کی تھی، بڑی بہن ہو کر ایک ماں کا فرض ادا کیا تھا۔ بابا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں تو بہت خوش ہوں۔ اس نے پلیٹ میں مٹھائی ڈالی۔ آمنہ، اقرا، ثانیہ ادھر آؤ، اس کی ایک آواز پر تینوں اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ انم نے انہیں مٹھائی دی اور ساتھ ہی خوشخبری بھی سنائی۔ ثانیہ اور اقرا اندر بھاگ گئی جبکہ آمنہ وہیں بیٹھی مزے سے مٹھائی کھانے لگی۔ وہ ابھی خوش ہی ہو رہے تھے جب ایاز اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات اور مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ بیٹی کے سسرال والے تھے، اس لیے زبیر نے انہیں بیٹھنے کا کہا اور خود اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایاز اور اس کے ماں باپ چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ایاز نے زبیر کو مٹھائی دی تو زبیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ انم کا مٹھائی کھاتا ہاتھ رکا تھا۔ آخر کب تک اس کا انتظار کرتا، اس لیے اماں کی بات مان کر میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ رہے طلاق کے پیپرز۔ اس نے انم کو پیپر تھمائے۔ انم نے کانپتے ہاتھوں سے تھام لیے۔ چلو اچھی بات ہے، جو تم نے 2 سال بعد کرنا تھا تم نے ابھی کر دیا۔ اس کی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اتنا حیران ہونے کی بات نہیں ہے، اگر تم مجھے منا کر لے بھی جاتے تو زیادہ سے زیادہ تم 2 سال ہی میرے ساتھ گزارتے اور پھر کوئی تہمت لگا کر مجھے گھر سے نکال دیتے۔ بہت مہربانی، اپنی زندگی میں خوش رہو۔ ایاز کو لگا تھا کہ طلاق دے کر وہ انم کو توڑ دے گا، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط نظر آئی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، تمہاری امیدوں پر پانی پھر گیا، لیکن انم اتنی کمزور نہیں ہے۔ اس نے اپنے باپ کو مرتے دیکھا ہے، اپنی ماں کو ٹکڑوں میں کٹے ہوئے دیکھا، اپنا بچہ مرا ہوا دیکھا۔ وہ چھوٹی سی طلاق سے ٹوٹ جائے گی نہیں۔ انہیں جواب دے کر انم وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ جو منصوبے لے کر آئے تھے ناکام ہو گیا، اس لیے اب وہاں بیٹھنا بیکار تھا۔ وہ تینوں اٹھے اور نکل گئے۔ زبیر کو انم کے گھر ٹوٹنے کا دکھ تھا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ مخلص نہیں تھا، ورنہ وہ ایک آخری کوشش ضرور کرتا، لیکن وہ ہر دھرم نکلا۔ ابا اگلے ہفتے نکاح ہے تو باقی سامان کا بندوبست بھی کر دے، گھر میں مہمان آئیں گے۔ اپنے آنسو صاف کرتی انم کے کمرے سے زبیر کو آواز لگائی تھی۔ زبیر سے اور ضبط نہیں ہو پایا، اس لیے گھر سے نکل گیا۔ مانو نبیلہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اسے نبیلہ بہت پسند آئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میری 3 بہنیں ہیں، مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں۔ اپنی ماں کی بات مان کر میں نے انہیں بھی چھوڑ دیا، لیکن میں اب ان سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ نبیلہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 3 بچیاں اور بھی موجود تھی۔ اسے یہ جان کر خوشگوار احساس ہوا، میرا باپ دنیا کا سب سے اچھا باپ ہے، ہمیشہ مجھے اور میری بہنوں کو شہزادیوں کی طرح رکھتا تھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے رشکندہ اور چودھری میثم نے اس کے لہجے میں زبیر کے لیے بے پناہ محبت دیکھی تھی۔ رشکندہ کے دل میں ابھی پچھلے 9 سال سے یہ بات آئی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں سے ملنا چاہتی تھی۔ اس بار اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ضرور گاؤں جائے گی اور اپنی بیٹیوں سے ملے گی۔ وہ دونوں اندر نہیں گئے بلکہ وہیں پہ کھڑے نبیلہ اور مانو کو باتیں کرتے سنتے رہے۔ آج مانو بہت زیادہ بول رہی تھی۔ نبیلہ کی صورت میں اسے ایک دوست میسر آئی تھی۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وہ اس کی باتوں میں اس قدر مگن ہوئے تھے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب ان کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ رشکندہ دوپٹہ ٹھیک کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ چودھری میثم نے مڑ کر سلام کا جواب دیا۔ میں کمال کو لے آیا ہوں، آپ اس سے مل لیجیے، ڈاکٹر نے بتایا، اور چودھری میثم کو اپنے ساتھ
कमरे में ले गया। अस्सलाम वालेकुम सर। कमाल ने खड़े होकर सलाम किया। चौधरी मीसम ने हाथ मिलाते उसे सलाम का जवाब दिया। मैंने आपकी काबिलियत के बारे में बहुत सुन रखा है नौजवान, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। वो कमाल से बात कर रहा था। मुलाजिम ने बताया बाहर इससे मिलने के लिए कोई आदमी आया है। डॉक्टर साहब आप इन्हें मानो से मिलवा दीजिए, मैं देख कर आता हूँ कौन आया है। उसने इजाज़त लेता वो चौधरी मीसम बाहर चला गया, जबकि डॉक्टर साहब कमाल को लेकर मानो के कमरे में गए। चलो नौजवान अंदर चलो। कमाल अपनी ही सोच में अंदर दाखिल हो गया। इनसे मिलो, ये है मुबीना, चौधरी मीसम की बेटी। मुबीना का नाम सुनना था कि कमाल ने नजर उठाकर देखा, वो कोई और नहीं इसकी मुबीना थी। मुबीना, उसने मानो को पुकारा। वो जो बातों में मसरूफ थी, अपने नाम की पुकार सुनकर उसकी तरफ देखा, नजर जैसे वापस पलटना ही भूल गई। कमाल, दोनों को यकीन नहीं आ रहा था, वो दोनों आमने सामने थे। मानो ने उठना चाहा, लेकिन टांगों में शदीद दर्द हो रहा था। कमाल ने आगे बढ़कर उसे थामा था, जबकि नबीला इसकी जरूरत पर हैरान रह गई। एक अनजान आदमी उसकी बेटी को कैसे हाथ लगा सकता था। उसने कमाल का हाथ पकड़कर पीछे किया। ये क्या बदतमीजी है नौजवान, कौन हो तुम? और डॉक्टर साहब, ये किसको उठा लाए हैं जो हमारी बेटी को हाथ लगा रहा है? नबीला कमाल और डॉक्टर साहब को डांटने लगी। ये कमाल है मेरा शौहर, मानो ने बताया। नबीला को हैरत का झटका लगा। वो और उसका शौहर, वो तो इससे काफी बड़ा था। उसे कैसे हो सकता है? ये तो काफी बड़ा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो तुमसे काफ़ी बड़ा है। नबीला को लगा मानो को कोई गलत फहमी हुई है। ये मेरी बीवी है और इसी को मैं पिछले 9 साल से तलाश कर रहा हूँ। कमाल की बात सुनकर तो डॉक्टर को भी हैरत हुई कि एक दफ़ा उसकी तस्वीर देख चुका था, फिर भी उसके जहन से निकल गया। डॉक्टर साहब आप बताएं ना, मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी ना कि ये मेरी बीवी और मुझे मिल नहीं रही। अब वो डॉक्टर का हाथ पकड़कर इनसे कहने लगा। डॉक्टर ने साहबत में सर हिलाया। ये ठीक कह रहा है, इसने मुझे इस बच्ची की तस्वीर दिखाई थी और मैंने चौधरी मीसम को एक दफ़ा बताया भी था, बस मेरे जहन से निकल गया कि यही वो बच्ची है। हम लोगों का बाकायदा निकाह हुआ है, बस रुखसती रहती थी। अब मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। कमाल ज़बरदस्ती उसके साथ जाकर बैठ गया। उसने कमाल का हाथ मजबूती से थाम लिया। कमाल ने उसे उठाया और अपने साथ हाथों का सहारा देते बाहर लाया था। चौधरी मीसम शेरू को लेकर अंदर दाखिल हुए थे। उसे मानो को बाहर लाते देखकर आगे बढ़े। नबीला पीछे पीछे से रोक रही थी, जबकि वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। चौधरी मीसम उसके सामने आकर खड़े हो गए। कमाल के कदम रुके थे। मेरी बेटी का हाथ छोड़ो बदखुदार, तुम्हें यहाँ पर उसे पढ़ाने के लिए भेजा गया है, उसे हाथ लगाने के लिए नहीं। चौधरी मीसम ने कमाल से मानो को छुड़ाना चाहा। ये कोई गैर नहीं, शौहर है मेरा और मैं अपनी मर्जी से उसके साथ जा रही हूँ। मानो की बात पर चौधरी मीसम का हाथ रुक गया। ये झूठ है, ये तुम्हारा शौहर नहीं हो सकता। ये कितना बड़ा है तुमसे? उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तभी शीरू जो पीछे खड़ा था आगे आया। यही सच है, मेरी मौजूदगी में इन दोनों का निकाह हुआ था और मेरी इजाज़त से ही कमाल ने उससे निकाह किया था। आपकी बेटी बहुत किस्मत वाली है। कमाल ने शीरू को देखा तो पहचान गया। उस्ताद तुम यहाँ? वो शेरू से पूछने लगा। मानो को भी वो शख्स याद आया जिसने उसे बेटियों की तरह प्यार दिया था। बिल्कुल शहजादे, तेरी इस मुबीना ने हम 200 लोगों की ज़िंदगी बदल दी थी। अब हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अल्लाह के करम से मेरे घर मेरी घर एक बेटी है। कमाल को बहुत खुशी हुई थी। इसकी बीवी इन लोगों ने उसको सुधारने की वजह बनी थी और उसके भी। चौधरी साहब, जो फैसला ऊपर से होकर आते हैं ना, इनमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुबीना को इसके साथ भेज दीजिए। शेरू ने चौधरी मीसम को मशवरा दिया। रोशंदा भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसने कमाल और मानो को एक साथ देखा था। ये था वो कमाल जिसका वो होश में आते ही नाम ले रही थी। शक्ल व सूरत से मकबूल लग रहा था। दिखने में भी काफ़ी अच्छे घर से था। उसे अपनी बेटी का इंतखाब बुरा नहीं लगा था। उस्ताद, ऐसे नहीं लेकर जाऊंगा। मैंने तुमसे वादा किया था, रुखसती करवा कर ही लेकर जाऊंगा। कमाल को आज भी अपना वादा याद था। शेर को ये जानकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, मैं मानो को रुखसत करने के लिए तैयार हूँ। एक गहरा सांस भरते चौधरी मीसम ने हामी भरी। कमाल तो खुशी से नहाल हो गया। काश उसे पहले ही खबर मिल जाती तो इतने सालों उसे यूं दरबदर धक्के ना खाने पड़ते। लेकिन मैं यहाँ से नहीं आपने
اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہونا چاہتی ہوں، جس کے گھر میں میں نے آنکھ کھولی تھی۔ مانو نے اپنی بات چودھری میثم کے سامنے رکھی، جیسے چودھری صاحب نے قبول بھی کر لیا۔ بے شک زبیر کا حق اس پر زیادہ تھا، اسی لیے وہ لوگ سب زبیر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیرو بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ کمال چاہتا تھا کہ شیرو ان کی طرف سے شرکت کرے۔ گھر جا کر وجاہت کے سالوں نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا، جب وہ نہیں مانی تو 2-4 تھپڑ لگائے اور اسے اس کے سسرال بھیج دیا۔ گھر آ کر اس نے وجاہت اپنے ساس سسر اور کرن سے معافی مانگی۔ ان لوگوں نے اسے معاف کر دیا۔ چودھری نثار نے کلثوم سے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ زیادہ سختی نہ کرے، کیونکہ وہ بھی ایک بچی ہے۔ وجاہت بھی اس کے جانے سے تھوڑا اداس ہو گیا تھا، اب تھوڑا کھلا کھلا نظر آ رہا تھا۔ اس کی بیوی چائے بنانے چلی گئی، تبھی چودھری حشمت اور نسیم بیگم آئے۔ ارے واہ حشمت، تم یہ ہمارے گھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ اس کے گلے ملتے چودھری نثار نے گلہ کیا تھا۔ کلثوم کو بھی نسیم بیگم سے مل کر اچھا لگا۔ اپنی حسد اور دشمنی کی وجہ سے وہ مینو کی شادی میں نہیں گئی تھی، پھر بھی وہ خود چل کر ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں بہت ضعف تھا۔ چاچا، جو کچھ بھی بچوں کے درمیان ہوا، ان چیزوں کو لے کر آپ کی اور میری بیوی نے بہت فاصلے قائم کر دیے تھے۔ میں انہی فاصلوں کو سمیٹنے کے لیے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کرن کی شادی میں ہم لوگ بھی آپ کی مدد کریں۔ چودھری نثار کو تو بہت خوشی ہوئی تھی۔ کلثوم نے بھی لگے ہاتھوں نسیم بیگم سے معافی مانگ لی۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کرن چائے لائی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ابھی نہیں، ابھی ہم نے زبیر کے گھر جانا ہے، کیونکہ ایک ہفتے بعد اس کی بیٹیوں کا بھی نکاح ہے۔ یہ خبر ان کے لیے بھی خوشگوار تھی۔ اچھا، مطلب تم نیکی کمانا چاہتے ہو اور ہمیں یہیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ وہ سب لوگ زبیر کے گھر کی طرف چلے گئے۔ زلفی زبیر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا گھر دوسرے شہر میں تھا، یہاں پر وہ اکیلا تھا۔ آج بھوک سے اس کا برا حال تھا، اسی لیے زبیر اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے منع بھی کیا تھا، لیکن زبیر نہیں مانا۔ کھاتے ہوئے وہ ہچکچا رہا تھا، لیکن زبیر نے اسے کہہ دیا کہ اسے اپنا ہی گھر سمجھے اور آرام سے کھائے۔ دروازے پر دستک ہوئی، انم دروازے پر گئی۔ اتنے سارے لوگوں کی آمد، وہ سائڈ پر ہو گئی اور سب لوگ اندر آئے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر زلفی نے اپنے ہاتھ کھانے سے کھینچ لیے۔ ذوالفقار بھائی پریشان نہ ہو، آپ آرام سے کھانا کھائیں، یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ زبیر نے زلفی کی ہچکچاہٹ دور کی، وہ دوبارہ سے کھانا کھانے لگا۔ ارے واہ زہ نصیب، میرا یار آیا ہے، آج کیسے میرے گھر کا راستہ بھول گئے؟ چودھری حشمت سے ملتے ہوئے زبیر نے گلہ کیا۔ زبیر نے انم کے منہ سے سنا تھا کہ چودھری حشمت نے اس کی کس قدر مدد کی تھی۔ بکواس بند کر، خود تو بڑے مجنوں بنا گھوم رہے تھے، تمہیں کیا پتا کہ ہم نے اپنے یار کو کتنا یاد کیا؟ زبیر کی آنکھیں نیم ہوئی تھی، انہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اچھا، کھڑے کھڑے ہی باتیں کرو گے یا بیٹھو گے بھی؟ بیٹھو چاچا۔ وجاہت خود ہی اندر گیا اور چارپائی اٹھا لایا۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ انم ان کے لیے چائے بنانے لگی، کرن بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اقرا، آمنہ اور ثانیہ بھی وہاں آ کر ان کی مدد کرنے لگی۔ ابھی وہ چائے بنا ہی رہی تھی کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار آمنہ نے جا کر دروازہ کھولا تو مانو سامنے کھڑی تھی آپی۔ آمنہ نے زور سے چیخ ماری تھی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر وہ لوگ دروازے کی طرف بھاگے، مانو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ انم، ثانیہ، اقرا لپٹ کر اس سے ملی تھی۔ انہوں نے اسے کتنا یاد کیا تھا، ایک دوسرے سے مل کر بہت روئی تھی۔ بے شک ان کے ماں باپ الگ تھے، لیکن محبت سکی بہنوں سے زیادہ تھی۔ وہ کافی کمزور نظر آ رہی تھی، اسے پکڑ کر وہ اندر لے آئے۔ اس کے پیچھے باقی لوگ بھی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ شیرو نے زلفی کو وہاں دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ جب زلفی نے اسے ساری بات بتائی، کمال سے مل کر بھی زلفی کو خوشی ہوئی، مانو سب سے باری باری ملی تھی۔ زبیر تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اتنے سال اس نے اپنی بیٹی کو تلاش کیا تھا، ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ سر پر ہاتھ پھیرتے زبیر نے حسرت سے کہا تھا۔ اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، ٹانگیں پھر سے درد ہونے لگی تھی تو کمال نے اسے پکڑ کر بٹھا دیا۔ چودھری میثم نے زبیر سے معافی مانگی تھی۔ معاف کر دے یار، میں بزدل نکلا، اور تیرا شکریہ میری بچی کو بچانے کے لیے۔
زبیر نے بنا کچھ کہے اسے معاف کر دیا. مجھے معاف کر دو زبیر, جو کچھ بھی ہوا میں اسے بدل نہیں سکتی, لیکن اگر تم مجھے معاف کر دو گے تو میری آخرت آسان ہو جائے گی. اس کے پیروں میں بیٹھ کر رشکندہ نے معافی مانگی. زبیر پیچھے ہٹ گیا. مجھے گنہگار مت کرو, معاف کرنے والی تو خدا کی ذات ہے. رشکندہ میں نے تمہیں معاف کیا. اس نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا تھا, وہ ایک بھی اس کی طرف نہیں آئی. زبیر نے اشارے سے رشکندہ کی طرف بلایا. انہوں نے رشکندہ کو بلایا اور واپس جا کر مانو کے پاس بیٹھ گئے. چڑیل تو مجھے تو بھول گئی ہو. کرن کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی. آپ جا کر مانو سے جھگڑنے لگی. تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں, مجھے یاد ہے تیرا ناک رگڑ کر میں نے تجھے مدینہ دکھایا تھا. مانو اس سے لپٹ گئی تھی. وہ انم سے بھی ملی تھی. سکینہ کے بارے میں جان کر سب کو بہت دکھ ہوا تھا. رشکندہ کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے شفیق کے ساتھ مل کر ایک پاک دامن عورت کی زندگی تباہ کر دی. شفیق نے سکینہ, رشکندہ کے علاوہ کئی عورتوں کے ساتھ برا کیا. اس کی جیل میں ہی ٹی بی کی وجہ سے موت ہو گئی. اچھا میں وہاں پورا محلہ گھوم آئی ہوں اور یہاں پر یہ لوگ موجیں مار رہے ہیں. مینو جو اپنے پیپر دے کر فارغ ہوئی تھی اپنے گھر والوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے زبیر کے گھر آئی. ارے واہ, تو گھر والی ہو گئی ہے. اسے دیکھتے ہی مانو نے جملہ کسا. وہ دوڑتی ہوئی مانو کے پاس گئی. تینوں کی بہت اچھی دوستی تھی. کرن نے اس سے معافی مانگی اور مینو نے اسے معاف بھی کر دیا. جب پتہ چلا کرن کی شادی ہے میں تو بستر اٹھا کر آ گئی اور اپنے ساس سسر کو بھی لے کر آئی ہوں. ابھی گھر میں بیٹھے ہیں. زبیر کے گھر میں آج رونق ہی رونق تھی. ایک ہفتہ گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلا. آج کرن کی شادی تھی تو مانو کی رخصتی تھی. حمزہ کے ساتھ ثانیہ کا نکاح تھا اور اقرا کا نکاح اسد کے ساتھ تھا. کلثوم بیگم نے کرن سے اپنے تمام رویوں کی معافی مانگ لی تھی. کرن نے اسے معاف بھی کر دیا تھا. آخر اس کی ماں تھی. جہاں پر مینو موجود ہو وہاں پر شرارت نہ ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. جیسی کرن کی بارات ہے اس کے ساتھ ایک سر بالا بھی تھا. مینو کے ذہن میں شرارت سوچی. اس نے ایک پیالی میں موبائل ڈالا اور ایک بچے کو دیا کہ جا کر دولہے کے ساتھ بیٹھے آدمی کی داڑھی پر لگا دے. لڑکا پیچھے سے گیا اور اپنی مٹھی میں موبل آئل ڈال کر اس کی داڑھی پر مل دیا. بیچارے نے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھا, تب تک بچہ وہاں سے بھاگ چکا تھا. نسیم بیگم نے مینو کو گھور کر دیکھا تھا. وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ شرارت اسی کی ہو سکتی ہے. ثانیہ اور اقرا کا نکاح ہوا. تھوڑی دیر کے لیے دونوں کو ان کے ساتھ بٹھایا گیا. حمزہ اور ثانیہ بہت باتیں کر رہے تھے جبکہ اقرا اور اسد نے تھوڑی سی بات کی. تھوڑی دیر بعد اسد وہاں سے چلا گیا. رخصتی کا وقت آیا. مانو اور کرن مینو سے ملی. رولے بدتمیز, مینو نے مانو سے کہا جو ہنس رہی تھی. کیوں, میں کون سا جیل جا رہی ہوں. ہنستے مسکراتے سب اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی. کرن تھوڑی پریشان سی بیٹھی تھی. اس کا دولہا خاموش تھا. کرن کافی دیر بیٹھی پھر سلم آیا. اس نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا. محترمہ آپ کو کیا لگا میں گونگا ہوں؟ بالکل بھی نہیں, میں تو آپ کا ضبط آزما رہا تھا. ویسے کمال کا ضبط ہے. ایک ہفتہ گزر گیا اور آپ نے پوچھا نہیں لڑکا بولتا بھی ہے یا نہیں. وہ تھوڑا مسکرایا تھا کہ کرن نے سب کا سانس لیا. شکر ہے اس کی شادی کسی گونگے سے نہیں ہوئی. دونوں نے بہت باتیں کی, کئی وعدے کیے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا. کمال جب مانو کو رخصت کروا کر گھر پہنچا تو اس کی ماں دیکھتی ہی رہ گئی. یعنی اس کے بیٹے کا انتظار ختم ہو گیا. اس کی امید بہرحال آئی. اسے کمرے میں بٹھا کر اس کی سانس چلی گئی. مانو کب سے کمال کا انتظار کر رہی تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا. بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی. جب کمال آیا وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. ماشاءاللہ چشمے بطور, بہت خوبصورت لگ رہی ہو. کمال نے دیکھتی ہی اس کی تعریف کی. تم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہو. خاموش تو اب اس نے رہنا ہی چھوڑ دیا تھا. کمال کے ساتھ بہت خوش تھی. قسم سے مبینہ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا اور خدا نے مجھے اس کا پھل تمہاری صورت میں عطا کیا. اس کا ہاتھ تھام کر کمال محبت سے بولا, میں نے بھی تمہارا بہت انتظار کیا. وہ آہستہ سے بولی. کمال کو اس کی یہ ادا بھی بہت پسند آئی. دیکھو تمہاری وجہ سے میں نے چوری چھوڑ دی. اپنی پڑھائی پوری کر کے لوگوں کو پڑھاتا ہوں. تمہارا بہت بہت شکریہ. اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم بھی پڑھا کرو. اس کے کندھے پر تھوڑی رکھے اسے سمجھانے لگا. مانو نے کمال سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی تعلیم پوری کرے گی
کی اور کمال ہے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ دونوں نے پرانی یادیں تازہ کی، باتوں اور وعدوں کے سنگ دونوں نے اپنی زندگی شروع کی۔ 2 سال گزر گئے، مینو کا MA پورا ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک بچی کی ماں تھی جو شرارتوں میں اس سے 4 ہاتھ آگے تھی۔ کرن اور مانو کے گھر بھی ایک بیٹا ہوا تھا۔ اقرا اور ثانیہ کی 1 سال بعد شادی ہونی تھی، ابھی وہ اپنی پڑھائی پوری کر رہی تھی۔ وجاہت کے گھر بھی ایک بیٹا تھا، لیکن وجاہت سے زیادہ ذہین تھا۔ وہ سب سے زیادہ کلثوم کو تنگ کرتا تھا۔ وجاہت کو لگتا تھا کہ وہ کلثوم سے کرن کا بدلہ لے رہا ہے۔ وجاہت کی بیوی اب اپنی ساس اور سسر کے ساتھ بہت اچھے سے رہ رہی تھی۔ چودھری حشمت اور نسیم بیگم حج کے لیے چلے گئے۔ رشکندہ چودھری میثم اور نبیلہ اپنے گھر واپس چلے گئے تھے۔ چودھری میثم نے رشکندہ کو اپنی بیوی تسلیم کر لیا۔ مانو اور اس کی باقی بیٹیاں بھی ان سے ملنے جاتی رہتی تھیں اور وہ لوگ بھی ملنے کے لیے گاؤں آتے رہتے تھے۔ انم نے دوسری شادی کرنے کی بجائے اکیلے اپنی زندگی بسر کرنے کا سوچا۔ اس کے مطابق زندگی کا مقصد صرف شادی کرنا نہیں ہوتا۔ گاؤں والوں کے رضامندی سے وہ ناظم کے انتخابات میں کھڑی ہوئی اور گاؤں کی ناظم بن گئی۔ اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے بہت محنت کی۔ اس کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ اب گاؤں کا اسکول میں میٹرک تک ہو گیا تھا۔ اسکول میں پہلے سے زیادہ ٹیچر بھی آ گئی تھی۔ زلفی اور شیرو بھی آ کر اسی گاؤں میں بس گئے تھے۔ ان کی بیٹیاں بھی اب اسی اسکول میں جاتی تھیں۔ زلفی زبیر کے ساتھ مل کر زمینوں کو سنبھالتا تھا، جبکہ شیرو چودھری نثار کے ساتھ مل کر منڈی پر کام کرتا تھا۔ اس نے اپنی آرٹ کھولی تھی۔ کتنے سالوں بعد سب لڑکیوں کو دوبارہ اسکول بلایا گیا۔ میڈم شائستہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد فنکشن میں شامل ہوئی تھیں۔ ان بچیوں کی مشکلات اور سفر کو بتاتے ہوئے میڈم شائستہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ آج میں بہت فخر سے کہتی ہوں کہ یہ بچیاں اس اسکول سے پڑھ کر گئی تھیں۔ انہوں نے انم کی ذہانت کی تعریف کی تو مانو تیزی کی، کرن کی اکڑ پن کی تعریف کی تو مینو کی شرارتوں کو بھی نہیں بھولی تھی۔ اسکول میں اب پہلے سے 4 گنا زیادہ بچیاں آتی تھیں۔ تالیوں کی گونج دور تک سنائی دے رہی تھی۔ آج ان سب نے خود اس جگہ کو پایا تھا جہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔